गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। हमने पीछे की क्लासों में पार्लियामेंट का टॉपिक शुरू किया था और उसी पार्लियामेंट टॉपिक को अब हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पीछे की क्लासें आप सबने की होंगी और आप सभी को सारी क्लास में जो भी चीज़ें पढ़ाई गई वो समझ में आई होगी। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सभी ने रिवीजन ज़रूर किया होगा। जब भी आप नेक्स्ट क्लास लेने आओ उससे पहले पीछे वाली क्लास में जो भी आपको नोट्स बनवा के और पढ़ाया था, समझाया था, उसका एक बार रिवीजन जरूर करके आओ। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। तो सबसे पहले तो मैंने आपको थोड़ा बहुत लास्ट क्लास में बता दिया था इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 है वो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है। और इसके द्वारा अपने पार्लियामेंट का जो लोकसभा वाला पार्ट है, लोकसभा जो सदन है, लोकसभा जो अंग है उसमें, और विधानसभा में, राज्यों की जो विधानसभा में, और उनमें क्या करा कि 33% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ठीक है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है, मैं अब जहाँ कहीं भी फोकस कर रहा हूँ तुरंत अलर्ट होना है और अपनी बात को दिमाग में रिकॉग्नाइज करना है, उसको पचा लेना है, उसको दिमाग से उतार के दिल तक ले जाना है। और जरूरत पड़े तो अपनी कॉपी में भी इस नोट्स को जो मेरे बना के स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये तो नोट लिखने ही है, साथ में ये भी करना है कि अगर कोई ऐसी बात जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग रहा है कि यार हम ये मिस कर सकते हैं, ये हम गलती कर सकते हैं, तो उसको भी साइड में नोट करते रहना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं का आरक्षण दिया जाएगा, इसका मतलब साथ में ये भी है कि राज्यसभा और विधान परिषदों में ये आरक्षण नहीं है। जब भी हम ये बोल रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं को आरक्षण है, इसका मतलब राज्यसभा और विधान परिषदों में ये आरक्षण नहीं है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आए, हालांकि 2024 में प्रीलिम्स में पूछ लिया है, और ये लिख दे कि संसद में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया गया है, तो ये कथन गलत होगा, क्योंकि संसद का मतलब राज्यसभा भी साथ में शामिल हो गई और राज्यसभा में ये आरक्षण नहीं है। ठीक है, और सेम बात अगर ये बोले कि विधानमंडल में, यानी कि राज्यों के विधान मंडलों में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा, तो वो कथन भी गलत है, क्योंकि विधान मंडल का मतलब होता है विधान परिषद और विधानसभा दोनों। तो विधान परिषद में नहीं है, इसका मतलब विधान मंडल में भी नहीं हुआ, ओनली और विधान सभा में है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको क्लियर करनी है, हालांकि यहाँ से प्रीलिम्स से प्रश्न पूछ लिया है। दूसरी बात यह है कि ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 है, ये अगली जो भी जनगणना और जो परिसीमन लागू होंगे उसके बाद से ये एक्टिव होगा, ये जो रूल्स है वो एक्टिव होंगे। इसका मतलब अभी ये प्रेजेंट में जो अपनी लोकसभा और विधानसभा है वहां पे ये लागू नहीं है। फिर इसके द्वारा कौन कौन से अपने आर्टिकल जोड़े गए, तो आर्टिकल 330 ए लोकसभा में जोड़ा गया, मतलब लोकसभा में जो रिजर्वेशन की बात करता है आर्टिकल 330 ए करता है, और 332 जो ए है वो आपके विधानसभाओं में करता है। तो ये बातें भी हमने कल वाली क्लास में, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम सीधी बात करते हैं कि ये तो एक छोटी सी बात हो गई, जो अपने एक्ट के बारे में बात करनी थी, हमने बात हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहां से निकल के आता है, आपके सिलेबस में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसका नाम है महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट। और ये आपकी पूरे, अगर अभी वर्तमान अगर हम बात करें, वर्तमान जो भी देश में चल रही है स्थितियां, नीतियों की चल रही है, उसका सबसे एक कीवर्ड वाला एक टॉपिक है, क्योंकि आज की देश की जो गवर्नमेंट काम कर रही है वो भी वुमन लीड डेवलपमेंट की बात कर रही है, महिला नेतृत्व वाले विकास की बात कर रही है। जब हम कहते हैं कि हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बना देंगे, तब उसके अंदर वो महिलाओं के प्रतिनिधित्व के बिना, या फिर महिलाओं के सशक्तिकरण के बिना वो संभव ही नहीं है। और जब हम बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण करना है, तो साथ में हमें ये भी सोचना है कि महिला सशक्तिकरण का मतलब क्या। तो महिला सशक्तिकरण के अंदर एक जो सशक्तिकरण आएगा वो राजनीतिक सशक्तिकरण भी आएगा, राजनीति के अंदर महिलाओं का प्रवेश भी आएगा, नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी भी आएगी। तो अगर आपको महिलाओं का सशक्तिकरण वास्तव में करना है, तो वो आर्थिक समावेशन भी होना चाहिए, यानी महिलाएं आर्थिक रूप से भी एम्पावर होनी चाहिए, महिलाएं सामाजिक रूप से भी होनी चाहिए, महिला सांस्कृतिक रूप से भी होनी चाहिए, है ना। और महिलाएं जो है उनका सशक्तिकरण आपके राजनीतिक रूप से भी होना चाहिए। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो आता है वो है महिला प्रतिनिधित्व संबंधी आंकड़े।
अब मैं आपको कुछ, अब यहाँ से लक्ष्मीकांत में आपको डेटा नहीं मिलेगा। अब आपको यहाँ से ये ध्यान रखनी है कि जो भी मैं ऐसे चीज़ें बताऊंगा वो लक्ष्मीकांत में नहीं है, वो आपको मेंस के आंसर लिखते समय बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। चाहे आप सोशल जस्टिस का आंसर लिखना, चाहे आप इंडियन सोसाइटी का आंसर लिखना, चाहे आप पॉलिटी का आंसर लिखना, या फिर आप इकोनॉमी का आंसर लिखोगे, तो भी आपको जब भी महिलाओं का उत्तर लिखोगे तब आपको ऐसे आंकड़ों की, ऐसे डायमेंशंस की, ऐसे कीवर्ड्स की, ऐसे एग्जाम्पल की जरूरत पड़ने वाली है। तो पहली बात, अभी जो अपनी वर्तमान में लोकसभा है, 18वीं लोकसभा जो है, उसके अंदर 74% यानी कि 74% जो महिला सांसद है। कहने का मतलब है, हम जब बात कर रहे हैं कि महिला प्रतिनिधित्व है, और जब हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 लेके आए और उसके द्वारा हमने 33% रिजर्वेशन जो है वो महिलाओं को दे दिया गया। तो अभी हमें ये समझना है कि जब तक ये एक्ट लागू नहीं होता तब तक अपने वर्तमान लोकसभा में क्या हालत है, वर्तमान संसद की क्या हालत है, कितने लोग हैं। तो देखो, अभी जो अपनी वर्तमान में लोकसभा है, 18वीं लोकसभा जो है, उसके अंदर 74 महिलाएं सांसद है। कितनी महिलाएं सांसद है? 74। और ये आंकड़े ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब भी आप अपने पॉलिटी का या फिर अपने सोशल जस्टिस का, जहां कहीं भी महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित या महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से संबंधित जब भी आप उत्तर लिखेंगे, तब आपको ऐसे डेटा एग्जाम्पल के रूप में लिखने पड़ेंगे। तभी आपकी बात में ऑथेंटिसिटी आएगी, आप कुछ उसके अंदर वैल्यूएट कर पाएंगे और आपके उत्तर बाकी लोगों की तुलना में अच्छे दिखेंगे। तो अभी जो वर्तमान में लोकसभा है, 18वीं लोकसभा, उसके अंदर कितनी महिलाएं हैं? 74 महिलाएं सांसद है। और आपको अगर ये आंकड़ा याद रखो 74, तो और अच्छा है, नहीं तो ये भी लिख सकते हो कि अभी वर्तमान में लगभग 15% महिलाएं हैं। कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 15%। यानी कि अगर लोकसभा की जो टोटल संख्या है, जो 543 अभी वर्तमान में है ही, मतलब उसका अगर 15% निकालोगे तो ऑलमोस्ट 74 के आसपास आएगा, जो अभी वर्तमान में महिलाएं हैं। तो आपको ये आंकड़ा ध्यान रखना है कि 74 जो महिला सांसद है वो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में सदस्य है। तो एक तो अभी की कंडीशन ये है, ठीक है। अब आपको यहाँ से तुलना करनी है कि अभी हमारे यहाँ पे कितने, तो 15% है। होनी कितनी चाहिए, हमने कितना टारगेट रखा है, कम से कम कितना टारगेट रखा है? आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा आपने 33% का टारगेट दिया कि अपने 33% तो होने ही चाहिए। और वास्तव में सही मायने में बात यह है कि कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या जो है उसका 50% महिलाएं हैं ना। तो जब देश की पॉपुलेशन में महिलाओं का 50% है, तो फिर देश की पार्लियामेंट के अंदर जो नीति बना रही है उसके अंदर महिलाओं का 50% आरक्षण, मतलब महिलाएं 50% क्यों ना हो, होनी चाहिए। तो ये बात भी है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो ठीक, अभी तक हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी हमें देखना है कि दुनिया का एवरेज क्या है, दुनिया में मतलब एवरेज अगर पूरे विश्व की बात करेंगे। देखो, एक बात आपको समझाता हूँ, जब भी आप यूपीएससी मेंस का उत्तर लिखोगे, जब भी आप यूपीएससी में मुख्य परीक्षा का उत्तर लिखोगे, तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप आंकड़ा लिख रहे हो, अगर ऐसा कोई आंकड़ा जो आपको लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप लिखते समय ये ध्यान रखेंगे कि आप विश्व के जो एवरेज है, विश्व का जो एवरेज है, वर्ल्ड का जो एवरेज है, उस एवरेज से आप कंपैरिजन करोगे, आप तुलना करोगे। अगर आप तुलना करके अपने आंकड़े लिखोगे ना, तो आपके आंकड़े की ऑथेंटिसिटी, आपके आंकड़ा जो भी आपने लिखा उसकी गंभीरता एग्जामिनर के ऊपर हिट करेगी। ठीक है। जैसे एक तो आपके पास ऑप्शन है, आप ये सीधा लिखे कि 74% महिला सांसद है, और जो कि 15% है अपनी टोटल लोकसभा की संख्या की। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि विश्व में जो महिलाएं जो सांसद है उनका टोटल औसत है 25%। इसका मतलब अगर विश्व में हम समझ लें कि पूरी विश्व जो है, पूरा दुनिया है, पूरा विश्व है, वो अगर अपने आप में एक पार्लियामेंट के रूप में उसको मान लें कि इसकी एक पार्लियामेंट कॉमन पार्लियामेंट है, तो उसके अंदर 25% महिलाएं बैठेगी। लेकिन अपने इंडिया में कितनी बैठ रही है? 15%। इसका मतलब विश्व एवरेज से 10% नीचे है। और अब इसके दो तरीके बताता हूँ आपको। यहाँ से मैं थोड़ी थोड़ी मेंस की आंसर राइटिंग समझा रहा हूँ आपको। आपको लिखते टाइम ये चीजें ऐसी करनी चाहिए। अब देखो, अब आप जब आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि आप सीधा सीधा जैसे मैंने अभी लिख रखा है वैसे आंकड़ा लिख दो कि विश्व में महिलाएं सांसद है, वो एवरेज है वो 25% है। दूसरा आप ये लिख दे कि 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएं सांसद, 15% भारत में। तो इससे इतना इफेक्टिव नहीं गया। इसी जगह आप इसको हल्का सा अगर थोड़ा सा चार्ट बना के लिखोगे ना, तो ज्यादा सही जाएगा। जैसे इसी को आप ऐसे लिख सकते थे अपनी कॉपी में, चाहो तो जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ वैसे लिख सकते हो। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये आपने एक ऐसे डायग्राम बना लिया और इसके नीचे लिख दिया इंडिया या भारत, है ना। और फिर दूसरा आपने यहाँ पे बनाया और इसके नीचे लिख दिया वर्ल्ड, यहाँ पे लिख दिया विश्व, वर्ल्ड, है ना। अब यहाँ पे लिखोगे 25% है, और यहाँ पे कितना लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे 15% है। अब आपको कंपेरिजन साफ साफ दिख रहा है ना कि यहाँ पे विश्व में कितना है, 15, अपना कितना है 15% इंडिया का, और विश्व में कितना है 25%। और ये जो पोल खड़ा है थोड़ा लंबा दिख रहा है, इसका मतलब आप यहीं से दिखाना चाह रहे हो कि ये इतना डिफरेंस है अपने यहाँ पे,
कि विश्व का एवरेज जो है 25% है और यहाँ पे 15% है। अब इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, आप यहाँ पे थोड़ा लिखना भी है नीचे कि महिला प्रतिनिधित्व है इन लोकसभा, और इधर मतलब लिख देना कि यहाँ पे लिख देना महिला प्रतिशत, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ना कि महिला संसद, वैसे आप लिख देना, और फिर आपका थोड़ा अच्छा जाएगा, क्योंकि थोड़ा वो लेबल होना जरूरी है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने ये करके दिखाया, इस तरह से अगर आप करके दिखाएंगे, अपने डेटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कंपैरिजन के साथ में, ऐसे बार चार्ट वगैरह बना के, तो आपके उत्तर की जो वैल्यूएडिशन है वो बढ़ जाएगी, आपके उत्तर अन्य बच्चों की तुलना में बेस्ट दिखने लग जाएंगे। तो ऐसे आप डेटा को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फिर ये तो मैंने एक बात बताई। दूसरा, अपन यहाँ पे एक डेटा ये भी, हालांकि सारे डेटा नहीं लिखने होते हैं, एक आधा कोई लिख लो डेटा, है ना। कुछ डेटा ऐसे नहीं कि सारे डेटा का बार चार्ट ही बना रहे हो, एक बार चार्ट बना दिया, दो चार डेटा लाइन में लिख दिए, है ना। इस तरह से लिखोगे ना मिक्स में, तो अच्छा लगेगा। अब दूसरा, आप चाहो तो ये, जैसे मैंने क्या करा, इसको तो ऊपर वाली लाइन को तो मैंने लिख दिया सीधे सीधा, कैसे, लाइन में लिख दिया, और नीचे वाले का क्या बना दिया, बार चार्ट बना दिया। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे ये दिखाया कि इंडिया में कंडीशन कैसी है। जैसे इंडिया में जब पहली लोकसभा थी अपनी, फर्स्ट लोकसभा अपनी इंडिया में थी, तब हमारे यहाँ पे कितने प्रतिशत था, तो हम कहें कि 5% था। जब हमारे यहाँ पे पहली लोकसभा थी, उसके अंदर 5% महिलाएं ही लोकसभा के अंदर क्या थी, लोकसभा के 5% महिलाएं जो थी क्या थी, सांसद थी। और अभी हमारे यहाँ पे कितनी है, 15% है 18वीं लोकसभा में। इसका मतलब मैंने यहाँ पे ग्रोथ दिखाई, दिख रही है आपको ग्रोथ, मैंने यहाँ पे ग्रोथ दिखा दी। मैंने कोई लाइन नहीं लिखी, बस साइड में एक, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, कॉपी पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। आज मैंने पीडीएफ, वो मैंने स्लाइड्स नहीं लिए, सॉरी, क्या है, एक मिनट, हाँ, जैसे मैंने आज ना स्लाइड नहीं ली है, मैंने सीधी ये इस तरह से ले लिया। तो इसमें देखो, मान लो ये आपके कॉपी का पेज है, आप आंसर राइटिंग वाला आपका कॉपी का पेज है, और ऐसे दोनों तरफ से ये मार्जिन बनाया हुआ है। अब क्या करना है, ऐसा जो मैंने बार चार्ट ये वाला बना रखा है, ऐसा बार चार्ट यहाँ पे आप बनाओगे, इस तरह से ऐसे बॉक्स बनाया साइड में, और बॉक्स के अंदर यहाँ से बना लेना है जो भी ये, जैसे मैंने बनाया ना ये वाला, सेम ऐसे इस अलग से एक बॉक्स के अंदर बना के आपने दिखा दिया। अब अलग से आप एक तरफ तो आंसर लिख रहे हो, यहाँ तो अपना पूरा आंसर लिख रहे हो ना, साथ में पॉइंट वगैरह लिख लिख के एग्जाम्पल डाल के लिख ही रहे हो। साइड में आपने जो भी बार चार्ट वगैरह बनाना है, वो ऐसे करके साइड में एक बॉक्स में बंद कर दिया। अब उस कॉपी में दूर से ही दिख रहा है कि आपने कंपेरिजन करके दिखाया हुआ है कि पहले लोकसभा में 5% था, अभी जो है हमारा 15% है, और विश्व का जो एवरेज है वो कितना है, 25% है। इससे दो चीजें जा रही है कि अभी हम विश्व एवरेज से तो थोड़े कम है, लेकिन हम ग्रोथ जरूर कर रहे हैं, वृद्धि तो कर ही रहे हैं ना। पहले हमने 5% फर्स्ट में था, अभी हमारे पास 15% है, ठीक है। और अभी हमने रिजर्वेशन कर ही दिया है, तो 33% तो रिजर्वेशन ही है, कुछ और अदर चीज से भी आ जाएंगे, मतलब जो जनरल की वैकेंसी वहां से आ जाएंगे, तो कुल मिला के हम 40% तक जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे ग्रोथ दिखा रहा है, आप पॉजिटिव सिग्नल भी दे रहे हो और नेगेटिव भी दिखा रहे हो कि यार इंडिया से तुम इतना, मतलब वर्ल्ड एवरेज से तुम इतने नीचे भी हो। तो ये जो जाएगा ना, ये इफेक्ट दूसरे जाएगा, और ये आपके मार्क्स बढ़ाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको देखना है कि राज्यसभा के अंदर वर्तमान में अभी कितने हैं। तो राज्यसभा के अंदर जो भी वर्तमान में एट प्रेजेंट जो राज्यसभा के अंदर आपके जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितना है, 13% है। यानी कि राज्यसभा में थोड़ा सा कम है, लेकिन ध्यान रहे राज्यसभा में 13% है, और ये 13% तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक वहां से चीजें नहीं आएगी, क्योंकि वहां पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। राज्यसभा में ये जो महिलाओं का रिजर्वेशन है नहीं है। अभी आपको मैंने पहले बताया था, ये रिजर्वेशन सिर्फ कहाँ है, लोकसभा में और विधानसभाओं में, ठीक है। तो राज्यसभा में कितना प्रतिशत है, 13% है, ये आंकड़ा भी ध्यान रखना। फिर देखो क्या बोल रहा है कि राज्यों में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। अब देखो, अभी तक तो हमने जो बात की ना, लोकसभा के अंदर बताया आपको, राज्यसभा के अंदर बताया आपको, विश्व में संसदों का एवरेज बताया। अब आपको ये ध्यान रखना कि भारत के अंदर जो राज्य है, जैसे राजस्थान है, जैसे हरियाणा है, जैसे मणिपुर है, केरला है, मध्य प्रदेश है, इनमें भी अगर जाके आप देखोगे कि महिलाएं इनकी विधानसभा में कितने प्रतिशत है, तो अगर पूरे भारत के राज्यों को अगर एवरेज निकालेंगे, तो हमें दिखा कि 9% है, ओनली 9%। यानी कि पूरे राज्यों में जो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, एवरेज 9% महिला ही विधानसभाओं में अपना प्रतिनिधित्व दे रही है। जब महिलाएं खुद ही नहीं जाएगी अपने नीति निर्माण में, तो महिला, हमें कैसे मान लें कि एक पुरुष महिलाओं के लिए जो नीति बनाएगा वो हमेशा सही ही होगी। इसका मतलब अगर आपको महिलाओं का वास्तव में सशक्तिकरण करना है, तो आपको महिलाओं का पहले नीति निर्माण में भागीदारी लानी पड़ेगी, महिलाओं का कानून निर्माण में भागीदारी लेनी पड़ेगी, महिलाओं को देश के लोकतंत्र के जो घर है, लोकतंत्र का जो हाउस है जहाँ पे चर्चाएं होती, वहां पे महिलाओं को लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको आरक्षण को लागू करना पड़ेगा ठीक से और जल्दी, क्योंकि आपने आरक्षण लाया तो सही, लेकिन आपने एक्सटेंड कर दिया कि अभी से नहीं, आगे से लागू करेंगे। तो वो भी एक अभी उसके हम आलोचना करेंगे।
फिर अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, एग्जाम ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा नाम में लिखना है छत्तीसगढ़। ठीक है, मेरे तो शॉर्ट नोट्स है तो मैंने लिख लिया ऐसे। अब देखो छत्तीसगढ़ के अंदर हाईएस्ट महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है, छत्तीसगढ़ की विधानसभा के अंदर हाईएस्ट है, कितना, 18%। अपने इंडिया का जो एवरेज है उससे अधिक है। इंडिया में कितना है, राज्यों का एवरेज 9% है, तो उससे तो डबल है। दूसरा, अपना जो लोकसभा में है कितना प्रतिशत है, 15% है, वहां से छत्तीसगढ़ का 18% है, तो थोड़ा उसमें ज्यादा है। हिमाचल प्रदेश में तो केवल एक ही है, हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में ओनली वन, एक ही महिला विधायक है अभी वर्तमान में। मिजोरम में तो है ही नहीं, मिजोरम में तो है ही नहीं, एक भी महिला नहीं है। तो आपने देखो कंपैरिजन दिखा ना तीनों। एग्जाम्पल भी मैंने कौन से उठाए, एक वो उठाया जिसके अंदर सबसे अधिक है, दूसरा वो उठा लिया जिसके अंदर एक ही है, तीसरा वो उठा लिया जिसके अंदर एक भी नहीं है, एग्जाम्पल डाल दिए और एवरेज दिखा दिया कि 9% है। इस तरह से आपको डेटा अपन के पास में रखेंगे ना, एकदम कीमती कीमती डेटा याद रखोगे तो याद भी हो जाएंगे। ये वाला डेटा मेरे ख्याल से याद हो गए होंगे। अब इसको याद रखो, अपने नोट्स में ले जाओ, 2-3 बार रिवीजन करो, जब भी उत्तर लिखो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं के संबंधित कोई बात करो किसी से भी, तब इन डेटा को वहां पे यूज करोगे तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, फिर मैंने एक विश्व का आपको एक विश्व का है ना, मतलब कंपैरिजन भी दिखाया कि दुनिया में क्या कंडीशन है। तो दुनिया में देखो, जैसे स्वीडन है, जैसे नॉर्वे है, जैसे दक्षिण अफ्रीका है, ऐसे देशों में कितना प्रतिशत महिलाओं का रिजर्वेशन है, 45%। 45% वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। इन विच कंट्री, स्वीडन, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि 45% इनके अंदर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, और ठीक है, क्योंकि 45% का मतलब महिलाओं का पूरा लगभग रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, क्योंकि 45 मतलब 55% पुरुष होंगे, 45% महिलाएं होंगी, तो बढ़िया है, बेस्ट है। फिर मैंने एक यहाँ पे लिखा कि रवांडा, ये दिख रहा है आपको, एक देश है रवांडा नाम का, ये भी अफ्रीका के अंदर ही है। रवांडा देश में तो 2/3 महिला आरक्षण है, 2/3 का मतलब 66%। हमारे यहाँ पे कितना का आरक्षण किया हमने, 33%, वहां पे तो 66% महिलाएं हैं, 66% महिलाएं वहां के पार्लियामेंट में बैठती है। ये दुनिया का सबसे अधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला देश कौन सा है, रवांडा है। ठीक है, तो इनके आप ये जो आप विश्व के अगर लिखो ना, बेस्ट एग्जांपल के रूप में कुछ विश्व के अंक दिखाना हो तो इनको भी दिखा सकते हो कि स्वीडन, नॉर्वे और दक्षिण अफ्रीका एवं रवांडा जैसे देशों में 45% से अधिक रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। ठीक है, तो आपको इफेक्ट जाएगा। फिर ये बात तो हो गई थी अपने सारी की, ऊपर वाली बातें सारी हो गई है। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अब हमें ये समझना है कि महिलाओं के आरक्षण की आवश्यकता क्यों है, क्यों जरूरत पड़ रही है महिलाओं के आरक्षण की। तो इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है, इसमें समझाने वाली बातें कम है, लॉजिकल चीजें और कीवर्ड्स देने वाली बातें ज्यादा है, तो समझाने वाला इसमें कुछ है नहीं, समझ तो मैंने पहले बता ही दिया। तो क्यों आवश्यकता है, तो पहला तो ये है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। अभी हमारी संसद में हमें बताया कितना, अब देखो वो सीधा डेटा नहीं यूज करना है, ऐसा नहीं कि आपने आंसर लिखना शुरू किया और सीधा ही डेटा ले दिया, ऐसा नहीं। आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, मान लो महिलाओं का नारी शक्ति वंदन अधिनियम पे मान लो प्रश्न आ गया, तो आप दो काम कर सकते हो। एक तो आप नारी शक्ति अधिनियम जो वहाँ कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से लेके आए और कितना आरक्षण है कहाँ कहाँ पे, ऐसे सीधा शुरू कर सकते हो कि हाल ही में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है 106 मतलब 6वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में ऐड किया गया, और इसमें लोकसभा और विधानसभाओं में 33% महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ऐसे आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, लेकिन ये बहुत ही कॉमन इंट्रोडक्शन है, मतलब ठीक है, बट अगर आप चाहो ना तो इसको ऐसे भी शुरू कर सकते हो, एरोनी बेस भी शुरू कर सकते हो कि विश्व में एवरेज महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है संसदों में, पार्लियामेंट्स में, वो कितना प्रतिशत है, विश्व का एवरेज 25% है, लेकिन भारत में ये 15% है। और इसको बढ़ाने के लिए, इस महिला को प्रतिनिधि महिला सशक्तिकरण हेतु राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व भागीदारी बढ़ाने के लिए हाल ही में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संविधान में एस्टैब्लिश किया। अब ये जो मैंने बनाया ना, ये एकदम दुनिया का कंपैरिजन लेते हुए, तो हमने जो अभी यहाँ पे आंकड़े पढ़े थे, उसी आंकड़े को, उनमें से मैं ये दो आंकड़े थे, उसको क्या करा, कंपैरिजन करते हुए अपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया। ठीक है, तो दो आंकड़े तो यूज कर लिए वहां पे। अब अगर मान लो फिर आपने लिखा कि महिला प्रतिनिधित्व की आवश्यकता, फिर आपने वहां पे पहली एडिंग डाली कि संसद में अल्प प्रतिनिधित्व है, तो आपने पहला तो ये लिखा कि भारत में 140 देशों से पीछे। एक आईपीयू की रिपोर्ट है, आईपीयू का मतलब होता है इंटर पार्लियामेंट्री आई थिंक यूनियन,
उसकी एक रिपोर्ट आती है, उसमें रिपोर्ट में ये है कि भारत 140 देशों से पीछे है। किसमें? महिलाओं के प्रतिनिधित्व में। और हमसे तो नेपाल आ गए हैं, हमसे पाकिस्तान आ गए, हमसे श्रीलंका भी आ गए। तो एक तो आप एग्जाम्पल में ये डाल सकते हो चाहो तो। दूसरा, आप यहीं पे जैसे मान लो आपने अभी मान लो यही मेरी आंसर कॉपी है, तो मैं क्या करता एग्जाम में आपकी जगह बैठता तो एक जगह तो ये लिख देता, अभी जैसे लिखा हुआ वो साइड में यहाँ पे पेज में ऐसे बॉक्स बना देता, और इस बॉक्स के अंदर जो मैंने वो अभी बनाया था ना चार्ट, वो चार्ट बना देता यहाँ पे। कौन सा? वर्दी वाला। कि अपनी जो फर्स्ट लोकसभा थी उसके अंदर कितना था, तो हम कहेंगे 5% था। और अभी जो आपकी 18वीं लोकसभा उसमें कितना प्रतिशत है प्रेजेंटेशन, तो अपन कहेंगे यहाँ पे अभी जो वर्तमान में है वो 15% है। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन दिखा दिया, यहाँ पे जो भी लेबल करना था लेबल कर दिया, और इस बॉक्स को यहाँ पे बंद कर दिया। अब देखो दूर से दिख रहा है ना कि यहाँ पे इधर मैंने दिखा दिया कि अल्प प्रतिनिधित्व है, और यहीं पे मैंने इस चीज को दिखा दिया कि प्रतिनिधित्व कितना है। दोनों चीजें दिखेगी ना, कंपेरिजन भी दिखा दिया यहाँ पे, और इस चीज को यहाँ पे कीवर्ड भी डाल दिया। ये होती इसको मतलब इस तरह से अगर आप उत्तर लिखोगे ना, तो आपका एग्जामिनर आपके मार्क्स काट ही नहीं पाएगा, इतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बस अपन उस तरह से पढ़ते नहीं कभी, ये अपनी कमियां है। ठीक है, तो ऐसे उत्तर लिखना भी सीखो, तो साथ साथ में उत्तर लेखन भी करवाता रहूंगा, चीजें सिखाता रहूंगा, फिर आप लिख रही भी उसको। ठीक है, तो पहला तो अपना है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, तो उसको हमने दिखा दिया कितना कम है, डेटा दिया हमने, प्रूफ किया उसको कितना कम है। उसके बाद दूसरा क्या है कि महिलाओं के संबंधित मुद्दे उठाने। अब लिखा ना कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व की आवश्यकता क्यों है, तो आवश्यकता इसलिए है कि महिलाओं से संबंधित कोई भी इश्यूज वगैरह है, कोई विवाद है, कोई मुद्दे हैं, उनकी कोई हित की बातें हैं, तो वो कौन उठाएगा, उनके मुद्दे कौन राइज करेगा लोकसभा में या फिर पूरी संसद में, तो महिलाएं खुद करेगी ना, पुरुष इतना थोड़ी कर पाएंगे, कहाँ करते हैं। अगर महिलाएं खुद जाएगी तो वो ज्यादा कर पाएगी। तो हम उसके जैसे हमने लिखा कि महिलाओं के, अब मैंने सीधा देखो कितना बढ़िया एक डेटा डाला है, आप इसको लिखना एग्जाम में उतार लो, है जी जैसा का तैसा। क्या लिखा हुआ है? महिलाओं के विरुद्ध अपराध की उच्च दर है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनकी हाई रेट है, कितनी बताई मैंने, देखो डेटा कितना बढ़िया लिखा मैंने कि प्रति 51 मिनट में एक अपराध होता है महिलाओं के विरुद्ध। अभी डेटा है कि हमने अपने एकदम माइन्यूट लेवल पे जाके उसको स्टडी किया कि, और ये बेटा मेरा नहीं है, ये एनसीआरबी का है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, अपना इंडिया की अथॉरिटी है, उसका डेटा है एनसीआरबी का, कि प्रति 51 मिनट में एक महिला के ग्रुप है जो अपराध होता है। तो आपने ऊपर तो लिखा है संबंधित मुद्दे, और फिर लाइन लिखी पहले कि महिला विरुद्ध अपराध उच्च दर, नीचे तुरंत लिख दिया डेटा कि इतना है। ऑथेंटिसिटी गई ना, एग्जामिनर को पता चलेगा ना यार ये बच्चा वास्तव में ढंग से पढ़ के आया है, इसके पास में तथ्य है, प्रमाण है, हवा में बात नहीं कर रहा है। दूसरा आपने फिर से डाला कि महिलाओं के जो कार्यबल में भागीदारी दर है वो बहुत ही कम है। अगर इस कार्यबल में भागीदारी को बढ़ाना है तो महिलाओं को कुछ ऐसे कानून एंड लेके आने पड़ेंगे ना, और वो तो महिलाएं लेके आएगी। अगर वो पार्लियामेंट में जाएगी तो लेके आएगी, अपनी आवाज उठाएगी, तो उनका कार्यबल में अपनी भागीदारी बढ़ेगी। भागीदारी बढ़ेगी तो महिलाओं में आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, उनकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो फिर वो अपना समावेशन कर पाएगी, अपनी बात रख नहीं पाएगी, अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर पाएगी, अपने डिसीजन स्वयं ले पाएगी। सबसे बड़ी तो आर्थिक स्वतंत्रता ना, तो उसको हमने फिर से अगेन एक डेटा से डाल दिया। मैं चाहता हूं कि आपके उत्तर में ऐसी हर एक पॉइंट के बाद डेटा एग्जांपल्स आते रहे। ठीक है, तब आपकी कॉपी बात बाकी लोगों से बहुत ऊपर चली जाएगी। तो मैंने क्या डाला कि उदाहरण के लिए 37% LFPR। LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स प्रोपोर्शनल रेशियो, पॉपुलेशन रेशियो। ठीक है, श्रम बल जनसंख्या अनुपात इसको बोलते हैं। कि टोटल अगर अपन बात करेंगे टोटल ये क्या होता है, वैसे ये इकोनॉमी का टॉपिक चैप्टर है, कभी और पढ़ेंगे। अभी मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ कि अगर टोटल पॉपुलेशन जो काम करने वाली है उनमें से देखिए मान लो 100 लोग टोटल काम करने के योग्य है, उनमें से 37% महिलाओं को ही क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है या कार्यबल में भागीदारी मिल रही है, और बाकी सब पुरुष ही पुरुष है। और ये डेटा भी मैंने दिखा दिया किसका डेटा है। ठीक है, PLFS 2023 का डेटा है, ये आप याद रहे तो ठीक है, इसको हटा भी सकते हो, सिर्फ इतना ही लिख देना, बट डेटा लिखना जरूर सीखे। फिर मैंने तीसरी क्या बोली कि नीतियां, कोई भी पॉलिसीज बनाओगे तो नीतियों के अंदर मान लो लैंगिक दृष्टिकोण लेके आना है। कोई भी नीति है उसके अंदर वास्तव में जेंडर का ध्यान रखा कि नहीं रखा, तो अगर नीतियों के अंदर जेंडर का ध्यान रखवाना है, जेंडर के दृष्टिकोण को लेके आना है, उससे क्या होगा, लैंगिक समानता आएगी। अब इस जगह मैंने आंकड़ा लिखा नहीं है, आप यहाँ पे लिख देना, हालांकि मैंने आपको हिंट कर रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे जैसे इस लैंगिक समानता लिखा तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि एक लैंगिक असमानता नाम से एक रिपोर्ट आती है, एक आती है ना, एक आंकड़े आते हैं, लैंगिक असमानता रिपोर्ट आती है। अब आप जाके वहां से डेटा निकाल के देखो कि भारत की स्थिति वहां पे कितनी है,
और फिर अगर ये पॉइंट डाल रहे हो एग्जाम में कि नीतियों में लैंगिक दृष्टिकोण बढ़ेगा जिससे लैंगिक समानता बढ़ेगी, या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हो कि लैंगिक असमानता घटेगी, ठीक है। फिर नीचे एग्जाम्पल में डाल दो कि वर्तमान में मतलब सीधा डेटा डाल के फिर ब्रैकेट में डाल दो कि इस जो लैंगिक असमानता है वो अभी भारत में इस नंबर पे है। तो वहां पे कंडीशन देखिएगी ना कि इंडिया की अभी असमानता ये है जेंडर को लेके, जेंडर इनइक्वलिटी अभी इंडिया में इतनी है, तब आपका ये जो बात लिखी है ना वो प्रूफ हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। तो आपको मैं यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ पे वो आपको डेटा लेके आना है। कौन सा डेटा डालना है यहाँ पे? जेंडर इनइक्वलिटी वाला डेटा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे दिखाया कि महिलाओं का जो पोषण स्तर है वो बहुत ही निम्न है। महिलाओं में जो पोषण का स्तर है, न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल है बहुत ही निम्न है। तो अगर उसको बढ़ाना है तो महिलाओं को ऐसे कुछ नीतियां लेके आनी पड़ेगी, उनका इंपावरमेंट करना पड़ेगा ताकि महिलाएं जो है अपने पोषण को वृद्धि कर सके। उनके लिए हम कुछ ऐसी योजना लाके उनके लिए पोषण की व्यवस्था कर सके। और हमने फिर एग्जाम्पल दिया कि लगभग 60% महिलाएं ऐसी है वो एनीमिया से क्या है, पीड़ित है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया का मतलब होता है रक्त अल्पता, हिंदी में बोलते हैं रक्त अल्पता। अल्पता का मतलब कमी, किसकी? ब्लड की। क्योंकि महिलाओं को पर मंथ जो उनका नेचुरल प्रोसेस होता है उसके दौरान उनमें से काफी लेवल में ब्लड जो होता है बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाता है। हालांकि वेस्ट ब्लड होता है बट एक्सट्रैक्ट तो होता है ना, इसका मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स टाइम पे मिलेंगे तभी उनका ब्लड वापस रिकवर कर पाएगा। लेकिन अपने इंडिया में न्यूट्रिएंट्स की लेवल बहुत कम है, इस वजह से 60%, 60% महिलाएं, 100 में से हर 100 में 60 महिलाएं ऐसी है जिनके अंदर खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम से। ये डेटा जब जिंदा आएगा, और ये डेटा मैं नहीं दे रहा हूं, कौन दे रही है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 अभी रिसेंट का डेटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा आपको सारे के सारे पता होना चाहिए। इंडियन सोसाइटी के उत्तर लिखते टाइम इनके डेटा के बिना बात ही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रहे, ये वाला आपको ध्यान रखना, ये डेटा कि 60% महिलाएं जो है वो एनीमिया से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उनके पोषण की स्तर की नियम। तो मैंने कुछ 5-6 इश्यूज दिखाए हैं आपको। आप चाहो तो और भी कोई आपके पास में महिलाओं से संबंधित मुद्दे, जो कि बहुत सारे हैं। हमने चूंकि पर्सन महिलाओं का मुद्दा सीधा नहीं था, राजनीति का था, तो उसने दिखा दिया कि ये वाले मुद्दे महिलाएं पार्लियामेंट में उठा सकती है, ठीक है। इतना ही देते हैं रेफरेंस, सारा तो थोड़ी लिखेंगे, अब पर्सन उसकी सीधी डिमांड थोड़ी है। फिर हमने लिखा कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा से संबंधित, अपने अधिकार से संबंधित और अपने हितों की प्राथमिकता से संबंधित अगर कोई कानून बनाने हैं तो उसके लिए महिलाओं को खुद को जाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर अगला मैंने क्या लिखा कि हमने स्थानीय स्वशासन जो है, हमारी जो लोकल गवर्निंग बॉडीज है, पंचायती राज वगैरह, उनसे हमें एक सीख लेनी चाहिए। और सीख क्या है? ये केस स्टडी है, मैंने इसको मर्ज करके लिखा है। केस स्टडी थी, मैंने उसको छोटा करके उसको सिर्फ जो कंक्लूजन था वो लिख दिया। क्या लिखा कि महिलाएं नेता, जहां कहीं भी महिला नेता थी, आपको पता होगा कि हमारा जो नीचे के जो क्षेत्र होते हैं, जो स्थानीय स्वशासन होता है, वहां पे महिलाओं को आरक्षण मिला हुआ है, आपको पता होगा, है ना। कितने प्रतिशत है? आप मुझे कमेंट करके बताना कि स्थानीय स्वशासन के अंदर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला हुआ है, आप मुझे बताइएगा, ठीक है। तो वहां पे हमें आरक्षण दिया, इसका मतलब महिलाएं क्या बनी? वहां पे नेता बनी ना अपनी खुद की, बिल्कुल बनी। और हमने वहां पे देखा कि जहां कहीं भी महिला नेता थी स्थानीय शासन में, उन महिलाओं ने सार्वजनिक कल्याण की योजनाओं में ज्यादा पैसा खर्च किया, ज्यादा पैसा निवेश किया। इसका मतलब अगर महिलाएं नेता बनेगी तो सार्वजनिक कल्याण, सोशल वेलफेयर जो स्कीम्स होगी उनके अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी। ये हमारा एक स्टडी है, ये हमने स्टडी किया। जो हम बोलते हैं ना कि आपके केस स्टडी होनी चाहिए उत्तर के अंदर, ये केस स्टडी है कि हमें स्थानीय स्वशासन से क्या लेना चाहिए? सीख लेनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। और सबक क्या लेना चाहिए कि जहां कहीं भी महिलाएं, मोस्ट ऑफ जहां महिलाएं स्थानीय स्वशासन में नेता थी, उन्होंने ज्यादा पब्लिक हैं जो अपने पब्लिक जो वेलफेयर स्कीम्स है उनके अंदर ज्यादा इन्वेस्ट किया है। अब ये बात सेम टू सेम हमें सीखनी चाहिए ना, इसीलिए हम पार्लियामेंट में भी अगर ये महिलाओं को रिप्रेजेंट ज्यादा देंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जहां कहीं भी महिला सांसद है वहां पर भी उनके पब्लिक जो वेलफेयर की स्कीम्स है वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट करेगी। तो वहां से सबक लेना चाहिए। फिर अगला 5वां पॉइंट क्या हो सकता है कि आर्थिक विकास में वृद्धि करेगी कौन? महिलाएं। और अगेन फिर बोल रहा हूं कि जहां कहीं भी महिलाएं विधायक थी, जहां कहीं भी महिला विधायक थी, वहां उन्होंने अपने क्षेत्र में आर्थिक वृद्धि कर दी। कितना प्रतिशत? 2%। देखो कितना बढ़िया डेटा लिखा सीधा, कि सिर्फ हवा में बात नहीं कर रहे हैं, हम एकदम ऑथेंटिसिटी के साथ हम बात कर रहे हैं कि महिलाएं अगर नेता बनेगी तो आर्थिक विकास में ज्यादा भागीदारी बनेगी, वृद्धि करेगी। और फिर हमने तुरंत लिख दिया
कि जहां कहीं महिलाएं विधायक अपने क्षेत्र में हैं, वो आर्थिक वृद्धि को 2% बढ़ाती है। ऐसा हमने स्टडी से देखा कि जहां कहीं महिलाएं, पहले तो एक तो हमने लोकल बॉडी पे देख लिया और अगला हमने विधायक के लेवल पे देख रहे हैं। और फिर अगेन मैंने एग्जांपल डाल दिया कि आज की जो अपना डेवलपमेंट है, आज हम जिस आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जहां कहीं भी भाषण देते हैं, वहां एक ही शब्द यूज कर रहे हैं बार बार, महिला नेतृत्व वाला ग्रीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की। दो डिमांड है अब हमारी। एक तो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए क्या हो, हरित हो, ग्रीन हो, ग्रीन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रीन बिजनेस होना चाहिए, ग्रीन इंडस्ट्री होना चाहिए। इसका मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखना है, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखना है, पोल्यूशन कम से कम करना है। पहली तो शर्त ये। दूसरा, जो हम ग्रीन आर्थिक विकास करेंगे वो पुरुषों के नेतृत्व में नहीं होना चाहिए। वो तो हो तो ठीक है, मतलब थोड़े बहुत रहे तो बढ़िया, लेकिन हमें कोशिश करनी है कि इसके अंदर महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक विकास को बढ़ाएं। तो उसकी डिमांड तो तब पूरी हो पाएगी ना जब महिलाएं वहां पे जाएगी पार्लियामेंट में, महिलाएं अपने लिए नीतियां बनाएगी, तब होगा ना। तो हमने इसको एग्जाम्पल में डाल दिया। और इस पे आपको पता होगा कुछ दिन पहले द हिंदू में पूरा एकदम एडिटोरियल आया था वुमेन ग्रीन ग्रीन जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर। तो उसका आप सीखो फिर वहां से। मैंने वहीं से सीधा यहाँ पे डाल दिया एग्जाम्पल, जो मैंने द हिंदू में पढ़ा था वो यहाँ पे डाल दिया कि महिला नेतृत्व वाला हरित आर्थिक विकास। ये एकदम इतना बढ़िया कीवर्ड है। ये कीवर्ड्स जो मैं बोलता हूँ कीवर्ड्स है, इतना बढ़िया कीवर्ड्स है कि महिला के नेतृत्व वाला हरित आर्थिक विकास अपने आप पूरी एक नई डेवलपमेंट की सोच है। ये एक नया अपने आप में दृष्टिकोण है। ये 4 वर्ड नहीं है छोटे छोटे। अगर एग्जामिनर को ऐसे वर्ड दिख गए ना अपनी कॉपी के अंदर, एग्जामिनर पानी पी पी के नंबर देगा। ठीक है, तो 5वां पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट क्या है कि महिला गृहिणी से महिला कानून निर्माता। अब देखो ये फ्रेज है, मैंने कई बार आपको आंसर राइटिंग जब मैं करवाता हूं तब मैंने बोला होगा कि अपने आंसर के अंदर फ्रेजेस डालो। ये फ्रेज है कि महिला गृहिणी से महिला कानून निर्माता। इनकी महिलाएं अब क्या करी, पहले क्या थी, महिलाएं गृहिणी थी, गृहस्थी के रूप में काम कर रही थी, घर का काम कर रही थी। और अब महिलाएं क्या करेगी, कानून निर्माण करेगी। कानून निर्माण का मतलब कहाँ जाना पड़ेगा, पार्लियामेंट में, विधानसभाओं में, स्थानीय संसद में, लीडरशिप में जाना पड़ेगा। महिलाओं का पॉलिटिकली इंपावरमेंट करना पड़ेगा। तो कितना बढ़िया फ्रेज डाला, इसमें सब कुछ नहीं था, एक ही लाइन लिखी, कोई पैराग्राफ नहीं। आप लोग लंबे लंबे पैराग्राफ लिखते हो ना, मैंने क्या डाला, सिर्फ एक लाइन डाली, महिला गृहिणी से महिला कानून निर्माता की ओर। और फिर इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। कितना बढ़िया डाली, देखो एग्जाम को पढ़ते ही एकदम हिट करेगी सीधी। ऐसे वर्ड डालने, ऐसे आंसर राइटिंग करनी है। फिर लोकतंत्र क्या होगा, सुदृढ़ होगा, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ पुरुष लोकतंत्र थोड़ी होता है। हम बोल तो रहे हैं इंडिया के अंदर लोकतंत्र है, फिर वो तो पुरुष लोकतंत्र हो गया ना, महिला लोकतंत्र कहाँ हुआ। या फिर महिला क्यों लेके आए हम, समान लोकतंत्र कहाँ हुआ। जेंडर इक्वलिटी के साथ में लोकतंत्र होना चाहिए ना, तो उसके लिए तो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि महिलाएं निर्णय निर्माण प्रक्रिया में क्या रहेगी, पार्टिसिपेट करेगी, भागीदारी करेगी। इससे क्या होगा, संतुलित लोकतंत्र होगा, निष्पक्ष लोकतंत्र होगा और समकक्ष लोकतंत्र होगा। 3 कीवर्ड डाल दिए, और इन कीवर्डों की कीमत वो जानेगा जिसने पहले मेंस लिखे हों। अब बच्चे लोग हो तो नहीं समझ पाओगे, बोलोगे यार क्या वर्ड डाल रहा है। इस वर्डों की कीमत जो वो समझेगा जिसने पहले मेंस लिखे हों, या जो मेंस की डिमांड की या कॉपी की जो क्वालिटी है तो उसको समझता हो। टॉपर्स की कॉपियां जिसने देखी है ना, वो समझेगा इस कीवर्ड्स के मतलब क्या। कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं तो, सीधे सीधे वर्ड लिख रहा हूँ, कीवर्ड है सीधे। इधर लिख दिया कि महिला नीति निर्माण में प्रक्रिया में भागीदार होगी, पूरी एक फ्रेज है। नीचे लिख रहा हूँ संतुलित, निष्पक्ष और समकक्ष क्या होगा, लोकतंत्र सुदृढ़। लोकतंत्र की बात कर रहे हैं कि अगर महिलाएं इसमें जाएगी तो लोकतंत्र संतुलित होगा, क्योंकि संतुलित का मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों साथ में आ रही है ना, अब तो बराबर आ रही है, इसका मतलब संतुलित है, बैलेंस्ड है। अगर पुरुष 85% है और महिलाएं 15% ही है, तो फिर वो इम्बैलेंस कहाँ हुआ, वो तो इम्बैलेंस हो गया ना। फिर निष्पक्ष होगा, कानून जो भी बनेगा, लोकतंत्र जो भी होगा निष्पक्ष होगा। इसका मतलब महिलाओं और पुरुषों के दोनों की बात होगी। अभी तो सिर्फ पुरुष ज्यादा है ना, तो निष्पक्ष का है, वो तो पक्ष में झुका हुआ पुरुषों के। तो कीवर्ड है ये। फिर क्या लिखा, समकक्ष होगा, इसका मतलब महिलाएं और पुरुष सेम कक्ष के अंदर बैठेंगे, एक ही लेवल पर बैठेंगे। ये कीवर्ड्सों की गंभीरता को समझो, ठीक है। अगले, अब आपको लिखना है कि बाधाएं कहाँ हैं। वो तो हमने लिख दिया कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व की आवश्यकता कहाँ है। अब ध्यान रहे, कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे जो भी पॉइंट लिखे वो सिर्फ और सिर्फ अपन पॉलिटी का जब ये उत्तर आएगा ना तभी लिख पाते। नहीं, अब जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से पढ़ रहे हो वो आप जहां कहीं भी महिलाओं से संबंधित प्रश्न आएगा वहां पे इसको डाल दो। यही टारगेट होना चाहिए कि एक जगह से पढ़ो और 10 जगह इसको ले लो।
ध्यान से समझना बात को। मान लो अगर आपका जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 1 है, उसके अंदर आपका इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक है, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और वहां पे आपका एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। तो वहां अगर प्रश्न आ गया, आता ही है, हर साल 1-2 प्रश्न आते हैं महिलाओं से संबंधित, वहां पे ये डेटा डालो ना। अभी जो मैंने डेटा लिखा है वहां पर डालो, ठीक है। ये सेम डेटा आपने याद करा, वहां पर डाल दिया। अब जीएस पेपर 2 पे आओ। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी सेक्शन है ही। अगर पॉलिटी में प्रश्न आ गया महिलाओं पे सीधा, तो बढ़िया बात, वहां पे डाल दो। अगर पॉलिटी में नहीं आया तो इसके अंदर एक सेगमेंट और है ना, क्या, सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। उसके अंदर एक टॉपिक है क्या, कल बताया था, कल वाली क्लास में, वल्नरेबल सेक्शन। और वल्नरेबल सेक्शन के अंदर वुमेन्स भी है, बच्चे भी है, ST SC भी है, अल्पसंख्यक भी है, और आदिवासी भी है, सब है। इसका मतलब वहां पे वुमेन्स में प्रश्न आएगा ही आएगा, वहां आ रहा है। तो सेम इसी डेटा को आप जीएस पेपर 2 के अंदर यूज कर लो, क्योंकि जो एग्जामिनर जीएस पेपर 1 की कॉपी चेक करेगा वो 2 को थोड़ी चेक करेगा। उसको ऐसा पता थोड़ी है 2 वाले को कि इसने सेम डाटा पेपर फर्स्ट में डाला हुआ है, ऐसा पता थोड़ी ना। इसका मतलब आपने एक डेटा जो आपने एक जगह से पढ़ा था, आपने जीएस पेपर 1 में भी यूज किया, जीएस पेपर 2 के अंदर भी यूज कर रहे हो। अब आगे बढ़ो, जीएस पेपर 3। अब जीएस पेपर 3 के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर मान लेते हैं कि आपका इस समावेशन से टॉपिक आया, इंक्लूसिव ग्रोथ वाला टॉपिक आया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाला टॉपिक से प्रश्न आया, और महिलाओं पे हो सकता प्रश्न आ गया, या फिर महिलाओं पे प्रश्न ना भी आया तो भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब भी यही होता है ना कि समाज के सभी वर्गों को उस मेन स्ट्रीम में शामिल करो। तो उसके लिए महिलाओं को डालो ना, महिलाओं का एक एंगल बना दो कि हमें अगर आर्थिक समावेशन करना है तो उसके लिए पहले पॉलिटिकल समावेशन होना चाहिए, जबकि वर्तमान में महिलाएं इतनी ही है। लिखो वहां पे डेटा, इस तरह से लिखोगे ना तो फिर आपके जीएस पेपर 3 में यूज होगा। अब उसके बाद वापस जाओ कहाँ पे, इथिक्स में जाओ। अब इथिक्स में तो आपको इतने ऑप्शन मिलेंगे जहां पे महिलाओं पे लिख पाओगे आप लोग। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एक जगह डेटा पढ़ो। अच्छा, इसी डेटा को आप चाहो तो कहीं पे निबंध में यूज करना हो तो निबंध में यूज कर लो। एक जगह पढ़ो, 50 जगह यूज करो। इंटरव्यू में बोलो, मैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने अपना दिमाग वहां पे लगाओ, मेंस में लिखने में दिमाग लगाओ, अपना डेटा यूज करो, तब काम आएगा। सबके लिए अलग अलग डेटा याद नहीं करते। जिसको समझ आई ये बात, बढ़िया है। और आगे बढ़ते हैं अब, है ना। बाकी गाथा है, मैं वो नहीं गाता हूँ कि लाइक करो और ये करो, जो करना है करो, ना करना हो तो डिसलाइक मारो, क्या फर्क पड़ता है उससे। अब देखो बाधाएं क्या आएगी इसमें लेके। अब बाधाएं पहले तो है सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा। इसका मतलब हमारा समाज अभी हमें महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दे रहा है। हमारी संस्कृति महिलाओं को आगे बढ़ने में इतना पुश नहीं कर रही है, और इसकी वजह सीधा कीवर्ड है, एक तो पैट्रियार्की और दूसरा सामाजिक परंपराएं। कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं। ऐसा नहीं कि पितृसत्ता बढ़ गई है, अरे ये हो गया वो हो गया। 50 रामायण नहीं लिखनी है, एग्जाम में टाइम बहुत कम है, सीधा कीवर्ड ला लो। क्या लिखा इधर, सामाजिक संस्कृति, सांस्कृतिक, पितृसत्तात्मकता, सामाजिक परंपराएं, हो गया डन। सीधा एग्जाम्पल ग्रामीण क्षेत्रों में, इतनी ही बात है। कुछ लाइन ही नहीं लिखी मैंने तो, सीधे कीवर्ड ही लिखे, बात सारी समझ आ रही है, स्पष्ट एकदम क्लियर। ये होती है आंसर राइटिंग के खेल। सेकंड पॉइंट, संसाधनों तक समान असमान पहुंच। अब देखो, दिमाग याद रखो, अगर आपको इलेक्शन जीतना है, महिलाओं को हमने बोल तो दिया कि महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। हम सब कुछ मान लो, आरक्षण नहीं होता, आरक्षण होगा तो चलो ठीक है, वो तो लाना फिर कंपलसरी हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आरक्षण नहीं है अभी, तो अभी महिलाओं को पार्लियामेंट तक पहुंचने में बहुत बाधाओं को दिक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि अगर आपको आज के दिन यदि आपको सांसद जैसे चुनाव के जीतने हैं, तो आपके पास से बहुत दुनिया भर का पैसा होना चाहिए। पैसों के बिना आज के दिन इलेक्शन नहीं जीत जा रहे। हमारा जो लोकतंत्र है ना, वो धनतंत्र की तरफ बढ़ गया है, कि जिसके पास में धन होगा वो जाएगा तंत्र के अंदर, सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा, संसाधनों तक असमान पहुंच, इकोनॉमी को जोड़ रहे हैं यहाँ पे, कि इलेक्शन जीतना है तो धन चाहिए, धन होने के लिए संसाधन होने चाहिए, संसाधन ही नहीं है। महिलाओं की क्या है, असमान पहुंच है। ध्यान से समझना, कीवर्ड को समझो, असमान पहुंच। इसका मतलब महिलाओं की थोड़ी बहुत पहुंच तो है, बट पुरुषों के कंपेरिजन में बहुत कम है। इसीलिए वर्ड क्या डाला, असमान पहुंच है। किस तक, संसाधनों तक। ऐसे कीवर्ड्स डालो अपने उत्तर में। फिर क्या लिखा, कोई लाइन नहीं, सीधा डाल दिया कि चुनावी फंडिंग नहीं हो पा रही है, सीधा एक वर्ड डाला, चुनावी फंडिंग। समझ गया एकदम अपने आप ही कि क्या कहना चाह रहा है। चुनावी फंडिंग नहीं मिलेगी हमें, महिलाओं को चुनावी फंडिंग मिलती नहीं है ना, बाहुबलों को मिलती है, जो अपराधी होते हैं बड़े बड़े एकदम बाहुबली जिसको बोलते हैं, है ना, बाहुबली नेता, उनको मिलता है चुनाव फंडिंग। तो
महिलाओं को थोड़ी मिलेगी। फिर दूसरी, मीडिया कवरेज, मीडिया का कवरेज ही नहीं करता है महिलाओं को, वो तो बाहुबलों को करता है, जिसने पैसा दिया मीडिया को खरीद लेते हैं, और फिर मीडिया उन्हीं का तो एक एडवर्टाइजमेंट करती है, उनका वाहवाही करती है, उनके ऊपर झूठी तारीफें करती है, उनका पॉपुलेशन एकदम पॉपुलरिटी बढ़ाती है ताकि वो चुनाव जीत जाते हैं। लेकिन महिलाएं तो पीछे रह जाती है, क्योंकि महिलाओं के पास में मीडिया कवरेज नहीं है, महिलाओं के पास चुनाव फंडिंग नहीं है। फिर क्या लिखा, समर्थन नेटवर्क नहीं है। कितना कीवर्ड बढ़िया है कि महिलाओं का अपने लिए समर्थन का नेटवर्क है ही नहीं महिलाओं के पास। क्यों नहीं? उनकी सबकी वजह क्या है? संसाधनों तक असमान पहुंच है। कुछ नहीं, आप यार यहां से एक चीज समझो कि मैं कुछ भी लाइन ही नहीं लिख रहा हूं, सीधे सीधे कीवर्ड डाल रहा हूं। संसाधनों तक असमान पहुंच, चुनावी फंडिंग, मीडिया कवरेज, समर्थन नेटवर्क, दैट्स इट। इतना ही समझ गया एग्जामिनर अपने आप ही, आपको अलग से एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। फिर क्या लिख रहा हूं, राजनीतिक अपराधीकरण। एक अभी अगेन कीवर्ड है कि राजनीति का क्या हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है। यानी कि ऐसे लोग राजनीति के अंदर जा रहे हैं, ऐसे लोग राजनीति के अंदर जा रहे हैं जो क्राइम किए हुए हैं, जो अपराधी है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कीवर्ड है कि राजनीतिक अपराधीकरण। बाधा क्या है, हमें यहाँ पे क्या लिखनी थी, बाधाएं लिखनी थी, और बाधा क्या है, राजनीति का क्या हो रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, इसलिए सीधा कीवर्ड डाल दिया, राजनीतिक अपराधीकरण। फिर आगे क्या लिख रहा हूं कि अपराध युक्त पुरुष उम्मीदवार, यानी कि ऐसे पुरुष उम्मीदवार जिसने क्या किया है, अपराध किए हुए, अपराधी है, वो धन और बल से, एकदम कीवर्ड अगेन, धन बल से विजयी हो जाते हैं। मैंने ये भी नहीं लिखा विजय हो जाते हैं, मैंने सिर्फ इतना लिखा, अपराध युक्त पुरुष उम्मीदवार धन व बल से विजय हो गया। एग्जामिनर समझ गया, आप भी समझ गए, और आपने वर्डों को बचा लिया। इन्हीं वर्डों को हम आगे और पॉइंट डालने में यूज करेंगे। लंबी लंबी गाथाएं नहीं लिखी हमने कुछ भी। अब देखो, अब ऊपर वाली बात लिखी ना हमने कि राजनीतिक अपराधीकरण हो रहा है, तो एग्जामिनर कैसे मान ले कि आप सच बोल रहे हो? इसके लिए हमने एक डेटा लिखा, क्या कि 46% सांसदों पर, 46%, नॉट 46 नंबर, 46% सांसदों पर अपराध के मामले दर्ज है। यानी कि हमारी जो लोकसभा और राज्यसभा में बैठने वाले जो भी सांसद महोदय है, उनमें से आधे सांसद वो है जिनके ऊपर क्राइम के मामले दर्ज हो रखे हैं। इसका मतलब जो नीतियां और जो कानून बना रहे हैं, गया हुआ है, वो खुद पहले कानून तोड़ा हुआ था, उसे खुद के ऊपर। इनमें से मैंने अभी डेटा पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हमारे जो सांसद है उनमें से 5% सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर तो महिलाओं के बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं। जब बलात्कारी, जब रेपिस्ट खुद अगर पार्लियामेंट के अंदर बैठेगा, तो उससे क्या उम्मीद करोगे कि वो ढंग के कानून बनाएगा महिलाओं के लिए? ये डेटा होते हैं ना, ये आपके एग्जाम में नंबर नहीं, आपको एग्जामिनर ऐसे जो बच्चे लिखने देता है उनको एग्जामिनर अपनी ओर से कुछ गिफ्ट देते हैं नंबर के तौर पे कि ये बच्चा सिस्टम में जाना ही चाहिए, इसकी इतनी स्टडी है इस चीजों पे। तो ये डेटा लिखो, अब ये डेटा याद होना चाहिए कि 46% सांसदों का पर अपराध के मामले दर्ज है। और ऊपर वाला कीवर्ड भी कि अपराध युक्त पुरुष उम्मीदवार धन और बल से क्या हो जाते हैं, विजयी हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या है द्विविधा, तो वो है राजनीतिक वंशवाद और भाई भतीजावाद। अगेन कीवर्ड है कि पहली बात तो राजनीति के अंदर एक वंश चल रहा है कि अपने बेटे को ही टिकट देंगे, बिहार में भी देख लो क्या हाल है। ठीक है, और दूसरा है भाई भतीजावाद, सगेन वही सेम ही चीज है कि अपने जो टिकट वगैरह मिलती है वो किसको मिल रही है, या तो भाइयों को मिल रही है, या बेटों को मिल रही है, या भतीजों को मिल रही है, अपने उसी के अंदर अंदर, और महिलाओं को टिकट ही नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, महिला नेता टिकट पाने में समस्या, एकदम सीधा कीवर्ड, कोई लंबी गाथा नहीं। राजनीतिक वंशवाद और भाई भतीजावाद, आगे एकदम हिंट दे दिया कि महिला नेता टिकट पाने में समस्या, टिकट नहीं मिलती तो कहां से चुनेगी, लड़ेगी। इसके लिए हमें रिजर्वेशन की आवश्यकता है, जब रिजर्वेशन होगा तो फिर महिला की ही सीट आएगी। जब महिला की ही सीट है, पुरुष लड़ ही नहीं सकता उस सीट पे, तो फिर अगेन आपको फिर तो आपको मिलेगा ना, फिर मीडिया कवरेज भी होगा, फिर आपको संसाधनों का कहीं ना कहीं अरेंज भी होगा, सब चीजें होंगी। अगला, पिछड़े वर्गों की सीमित भागीदारी। हमारे जो पार्लियामेंट है उसके अंदर पिछड़े वर्ग जो है, जो बैकवर्ड क्लासेज है, उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। इसीलिए तो हमने ST SC के लिए आरक्षण भी किया। कल मैंने आपको नंबर भी बताए थे कि 15.5% के आसपास वो SC का है और 7.5% के आसपास ST का है, जनसंख्या के अनुपात में उनको रखा गया है।
ठीक है। फिर मैंने क्या, अधिक भेदभाव का सामना करते हैं कौन, पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं वो। फिर मैंने पिछड़े वर्ग में कौन कौन डाले सीधा, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक। ठीक है, तो मैंने ये कीवर्ड डाल दिया कि पिछड़े जो वर्ग हैं उनकी पार्लियामेंट में बहुत ही सीमित भागीदारी है। सीधा डालो ना, आपने कीवर्ड डाल दी कौन कौन एग्जाम्पल के लिए, महिलाएं, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हो गया। आपको ऐसे एक्सप्लेन करना थोड़ी बोल रहा है एग्जामिनर। एग्जामिनर 40 साल से उसका करियर है। आप ये मत सोचो कि मुझे उसको एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा, कि मैं उसको एक्सप्लेन करके समझाऊं कि बेटा तू समझिए। उसको इरिटेशन होता है उससे। वो तो चाहता है कि तुम बस कीवर्ड लिख दो, मैं अपने आप ही समझ लूंगा कि तुम क्या लिखना चाह रहे हो। आप खुद समझ गए ना, मैंने ये 5 पॉइंट लिखे, आपको समझ नहीं आया क्या? आपको समझ आ गया ना पढ़ते ही, तो उसको नहीं समझ आएगा क्या? फिर अब देखो अगला क्या है, अगेन फिर से कीवर्ड है सरपंच पतिवाद। सरपंच पतिवाद, इसका मतलब आपने इस स्थान लोकल गवर्नमेंट के अंदर आपने महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि महिलाओं का इतना प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए, और महिला वहां से जीत कर भी आ गई, लेकिन महिला खुद वहां पे नियम वगैरह नहीं बना रही है। लोकल बॉडी के स्तर पे कौन बना रहे हैं, महिला को जिता दिया, महिला को घर पे बैठा दिया, उसका बस साइन चलता है। काम तो सारा निर्णय वगैरह कौन करता है, उसका पति कर रहा है। इसकी इसीलिए शब्द बनाया है, कीवर्ड बनाया है सरपंच पतिवाद। तो ये लिखा आगे कि पंचायतों में 33% महिला आरक्षण में भागीदारी बढ़ी। कितने, हमने कितनी बढ़ाई, 33% महिलाएं आरक्षण है ना, मैंने पूछा था, अब तो यहाँ मिल ही गया। आप में से किसी ने कमेंट किया होगा तो आपका सही है, देख लेना कितना सही है। तो पंचायतों में 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए, इससे भागीदारी तो बढ़ गई, लेकिन दिक्कत क्या रही, किंतु वास्तविक निर्णयकर्ता सरपंच पति है। रियल में डिसीजन कौन ले रहा है, सरपंच का पति ले रहा है। सरपंच कौन है, महिला है, तो महिला का पति क्या ले रहा है, निर्णय ले रहा है। लेने किसको चाहिए थे, महिला को लेने चाहिए थे, उसी तो आरक्षण बनाया। अब देखो ये अपनी दुविधा है। अब देखो, अभी तो सारी पहले हमने बता दिया कि आवश्यकता क्या है, फिर हमने बता दिया कि दुविधा क्या है। दुविधा मतलब चैलेंज भी लिख सकते हो उसको, बाधा भी लिख सकते हो, वो सारा उसी में चीज है ना। फिर हमने अब वे फॉरवर्ड लिखा रहे हैं। वे फॉरवर्ड का मतलब समाधान क्या हो सकते हैं, तो पहला समाधान हम लिख दे रहे हैं कि राजनीतिक महिला सशक्तिकरण होना चाहिए। महिलाओं का राजनीतिक क्या होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। और उसके लिए तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल डाल दीजिए, क्या डालोगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 डालो ना यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में। तो मैंने लिख दिया कि महिला को प्रशिक्षण देना पड़ेगा, और महिला को क्या देना पड़ेगा, नेतृत्व देना पड़ेगा। जब ये दो चीजें होगी तो महिलाओं का अपनी जागरूकता बढ़ेगी, उनके पास में अपना संसाधन तक पहुंच बढ़ेगी, और महिलाएं राजनीति की तरफ बढ़ेगी। एग्जाम्पल वो डाल दो जो मैंने बोला। फिर कुछ ऐसी हमें नीतियां बनानी पड़ेगी जो महिलाओं के समर्थन में हो। जैसे हमें शिक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा महिलाओं के, हमें उनके स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा, हमें उनके बाल देखभाल की सुविधा पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं का काम अपने बच्चों के केयर टेकर का भी होता है। तो अगर वो केयर टेकर करेगी तो फिर उसका चुनाव कौन लड़ेगा। इसके लिए हमें कुछ ऐसी महिलाएं जो राजनीति के अंदर आगे बढ़ रही है, उनके लिए हमें केयर टेकर की सुविधा भी देनी पड़ेगी, ताकि वो अपने बच्चों का ठीक से करे। तो बाल देखभाल की सुरक्षा सुविधा देनी पड़ेगी, शिक्षा पर उसकी ध्यान देना पड़ेगा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। फिर हमें कुछ चुनावी सुधार भी करने पड़ेंगे, हमें कुछ चुनाव के अंदर सुधार करने हैं। जैसे धन और बाहुबल को हमें कम करना है, यानी कि ऐसे सांसद, ऐसे उम्मीदवार जो धन के और बाहुबल के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, उनको चुनाव आयोग को खुद को कुछ ऐसे अपने आचार संहिता में सुधार करने चाहिए, जिससे ऐसे लोगों को बाहर कर सके, उनको रोक सके। फिर मीडिया की भूमिका, अब ये और है, अभी मैंने बोला था ना कि मीडिया उनकी तरफ चले जाते हैं जो उनको पैसे देते हैं, तो मीडिया को अपने बैलेंस रखना पड़ेगा। तो महिला नेताओं की जो पॉजिटिव छवि है, सकारात्मक छवि है, और उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको पब्लिक करना पड़ेगा, मीडिया को कवरेज करना पड़ेगा उस महिला के प्रति, ताकि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उसका समर्थन नेटवर्क बढ़े। फिर हम बोल रहे हैं कि हितधारकों का सहयोग होना चाहिए। हितधारक कौन कौन हो सकते हैं, तो एक तो संस्थागत लेवल पे हो सकते हैं, मैंने लिखा भी होगा यहाँ पे, हाँ ये रहा। एक तो हमने सरकारी संस्थान के लेवल पर जो हितधारक है, जो गवर्नमेंट्स के बॉडी है, उनको सहयोग करना पड़ेगा। दूसरा, नागरिक संगठन को सहयोग करना पड़ेगा, यानी कि जो भी उनके एक समूह बने हुए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, उनको महिलाओं का सपोर्ट करना पड़ेगा। और तीसरा, जो भी फेमिनिस्ट वाले जो संगठन है, जो महिला संगठन है, उनको भी उनका सपोर्ट करना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें साथ में आएगी और महिलाओं का एम्पावरमेंट करेगी, महिलाओं को पुश करेगी, महिलाओं के लिए समर्थन के साथ में आएगी, तब जाके महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन बनेगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपको जो वे फॉरवर्ड वाली बात है
ठीक से समझ में आई होगी। अब आपको लिखना है निष्कर्ष। अब निष्कर्ष के अंदर आना चाहिए कीवर्ड्स। तो मैंने आपको 4-5 बातें लिख के दी है, आप उन ये उतार तो सारी की सारी लेना। इनमें से अब आप अपने अकॉर्डिंग चाहो तो जो भी अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, सारा नहीं लिखना है, कोई एक दो उसमें उठा उठा के, मतलब नोट्स में तो सारा शामिल कर लो, एग्जाम में उत्तर लिखने के लिए इनमें से कुछ याद सारा कर लेना, कभी किसी प्रश्न पे डाल देना, कभी किसी प्रश्न में डाल देना, ऐसा अपने तब कर लेते हो। तो मैंने पहला तो एक कीवर्ड डाला है, फ्रेज डाली है। फ्रेज क्या डाली कि राजनीतिक सशक्तिकरण। अच्छा, कई बच्चे सोच सकते हैं कि सशक्तिकरण मैंने गलत लिखा है कि शक्ति में ती बड़ी कर दी छोटी होती है, नहीं। अगर किसी शब्द के पीछे कर्ण शब्द आ रहा है, कर्ण प्रत्यय आ रहा है, तो उसकी जो मात्रा होती है वो बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो ये शब्द सही है। तो सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक सशक्तिकरण की क्या है, आधारशिला है। अब एक फ्रेज है, निष्कर्ष में ये डाल दो सीधा कीवर्ड कि राजनीतिक सशक्तिकरण सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण की आधारशिला है। कितना बढ़िया है कि अगर हम राजनीतिक सशक्तिकरण करेंगे ना, तो वहीं से महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण निकलेगा, और वहीं से है जो महिलाओं का, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो आर्थिक सशक्तिकरण। ठीक है, मतलब ऐसे डाल दो कि राजनीतिक सशक्तिकरण कौमा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की आधारशिला है, इनकी उन्होंने पिलर है। अगर महिलाएं पॉलिटिक्स में जाएगी, है ना, तो उससे अपने आप ही इकोनॉमिकल भी बिल्डअप होगा, उनका सोशल बिल्डअप भी होगा, सब चीजें होंगी। तो एक फिर है, इसको भी डाल सकते हो आप निष्कर्ष में। दूसरा, मैंने एक अम्बेडकर साहब का कोटेशंस भी लिखा है। कोटेशंस क्या है, मैं किसी भी समाज की प्रगति को वहां की महिलाओं की प्रगति से मापता हूं। कितना बढ़िया कीवर्ड है, निष्कर्ष में डाल दो। मैं किसी भी समाज की प्रगति को, यानी कि कोई भी समाज प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं सिर्फ एक ही चीज देखता हूं कि वहां की महिलाएं प्रगति कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर महिलाएं प्रगति कर रही है तो फिर वो समाज प्रगति कर रहा है। ये अम्बेडकर साहब का कथन है, कितना बढ़िया कथन है, याद कर लो इसको। फिर अगला, मैंने ये एक साहित्य से उठाया है, हिंदी साहित्य से, कि संवेदना कभी भी स्वयं वेदना को नहीं समझ सकती है। संवेदना क्या होता है, संवेदना का मतलब कि जैसे किसी व्यक्ति के घर पे डेथ हो गई, ठीक है, या फिर मान लो कुछ महिला है, उसे कुछ पीड़ा हो रही है, तो हम कहते हैं यार मेरी संवेदना सारी तुम्हारे साथ है, तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यार तुम उसको भोग तो नहीं सकते ना। मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ। एक पुरुष जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, वो मान लो एक रैप के ऊपर, रैपिस्ट जो चीज है उसके ऊपर एक कानून बना रहा है, उसके लिए नीतियां बनाने के लिए एक फॉर्मेट बना रहा है। ठीक है, हो सकता है कि वो पुरुष महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो, उनकी बातों को समझता हो, उनके दुख को समझता हो। लेकिन एक ऐसी महिला जिसके साथ या तो रेप हुआ है, या एक ऐसी महिला जिसने रेप कैसे होता है उस चीज को अपनी साथी के, अपनी साथी महिलाओं के, जब उसने दर्द फील किया तो उसको उस दर्द के बारे में पता है कि वो दर्द किस लेवल का होता है। मैं दर्द का मतलब सिर्फ शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दर्द का मतलब सामाजिक दर्द की बात कर रहा हूं। क्योंकि जब एक महिला के साथ में जब रेप होता है, तो दरअसल वो एक महिला के साथ नहीं, पूरे उस समाज की महिलाओं के साथ रेप हो रहा होता है, वो उनकी छवि के ऊपर रेप हो रहा होता है वो। तो जो हम बोल रहे हैं ना कि पुरुष जो सांसद के रूप में बैठे हैं, जो कानून बना रहे हैं इन चीजों के लिए, वो कितनी भी संवेदना रख ले, बट स्वयं वेदना से तो बाहर नहीं जाएगी ना। क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, स्वयं वेदना। स्वयं, जो वेदना का मतलब दर्द, दुख, और स्वयं वेदना का मतलब मैं वही दर्द फील कर रहा हूं जो तुम फील कर रहे हो। और एक होता है कि मैं वो दर्द फील कर रहा हूं जो मैंने फील किया है खुद ने, स्वयं वेदना। इसीलिए एक साहित्य की बड़ी अच्छी पंक्ति है, मैंने यहाँ पे लिख दी, आप डाल सकते हैं इसको, कि संवेदना कभी भी स्वयं वेदना से नहीं समझ सकते हो। ठीक है, तो ये बात है, तो उसको डाल सकते हो। फिर अगला क्या है, एक मैंने बढ़िया एक निष्कर्ष बनाया है, आपके लिए लिख के रख दिया था मैंने, कहा इसको आप लिख लेना। अब बेदो इसके अंदर कीवर्ड्स कैसे डाले हुए हैं। अब मैं जो बोलता हूँ ना कि निष्कर्ष इस तरह से लिखो कि कीवर्ड से भरा हुआ होना चाहिए एकदम। अब देखना, मान लो यही वाला जो निष्कर्ष मैंने लिखा है, अब ये वाला आप एग्जाम में लिख के आते, तो लाइन को पढ़ो आप, कितना बढ़िया निष्कर्ष है। महिलाओं का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व है न केवल लोकतंत्र को सशक्त और संपूर्ण बनाता है, यहाँ पे ने नहीं न कर दो, है ना, हाँ ऐसे, कि महिलाओं का समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व न केवल लोकतंत्र को सशक्त और संपूर्ण बनाता है, बल्कि एक समता मूलक, अब कीवर्ड देखना, पहला कीवर्ड ये हो गया कि समुचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व है किसका, महिलाओं का। वो न केवल यानी कि सिर्फ वो लोकतंत्र को सशक्त और संपूर्ण नहीं बनाता है,
ये तो करता ही है कि लोकतंत्र, उससे लोकतंत्र सशक्त होगा, संपूर्ण होगा, संतुलित होगा, समकक्ष होगा, निष्पक्ष होगा। वो तो है ही, वो हम ऊपर डाल चुके हैं आंसर में। बल्कि समतामूलक, समतामूलक समानता का, समावेशी, इंक्लूसिव और महिला नेतृत्व युक्त विकास की आधारशिला रखता है। कीवर्ड्स देखो, इस कीवर्ड की भ्रम, अगर ऐसा निष्कर्ष डाल दिया ना हर एक प्रश्न में, पूरा प्रश्न उत्तर पढ़ते पढ़ते उसका एकदम मन हल्का हो गया। हर जगह डेटा है, हर जगह कीवर्ड्स है, हर जगह फ्रेजेस है, दुनिया के कंपेरिजन है, एग्जाम्पल्स है, सब चीजें उसको मिली। फिर आपने इतना बढ़िया एक निष्कर्ष डाल दिया, एग्जामिनर नंबर क्या देगा, मतलब अब आप खुद समझ लो। अब कई बच्चे हंस रहे होंगे, मेरे जो दोस्त हैं वो, कि यार क्या बोल रहा है, पर दोस्तों वास्तव में नंबर अच्छे मिलेंगे। तो अपना वो टॉपिक अब हो गया खत्म, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वाला। आई होप आपको ठीक से समझ आया होगा। और अभी टाइम बहुत हो गया है, खैर थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं। अब देखो अगली चीज हमें समझनी है कि सदस्यों में निर्वाचित करने की प्रणाली। वो अपने रिजर्वेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, उसमें पहले हमने एसटी और एससी के लिए रिजर्वेशन पढ़ा। एंग्लो इंडियंस वाला मैंने पढ़ा दिया था, वो तो खत्म ही हो गया 104 के द्वारा। फिर मैंने महिलाओं का जो बताया कि पूरा महिला प्रतिनिधित्व सारा बता दिया राजनीति में, ठीक है। तो वो एक टॉपिक था, खत्म हो गया मेंस के लिए, बढ़िया होगा, नोट्स बना लिए होंगे। आई होप आपको समझ आए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि अपने साथ बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे से स्टडी करके और अच्छा कंटेंट आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो, सदस्यों को निर्वाचित करने की प्रणाली लोकसभा में या जो अपने राज्यसभा है, वहां पे सदस्य जो है उनको निर्वाचित करते हैं ना, जैसे सांसदों के जब चुनाव होते हैं, उनको चुनाव करने की प्रणाली क्या होती है। पहले हमने आपको चुनाव के क्षेत्र समझाया कि कैसे हम प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र को बांटे हुए हैं, कैसे उनमें 2026 में वो चेंज होने वाला है, सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। अब हमें ये समझना है कि लोकसभा में और राज्यसभा में जब चुनाव होते हैं तो प्रक्रिया कौन सी यूज करते हैं, क्या दोनों में समान प्रक्रिया है या फिर अलग अलग है। अलग अलग है तो उस प्रक्रिया का मतलब क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें दो प्रक्रिया होती है। दुनिया भर में इलेक्शन करवाने के सामान्यतः दो तरीके बहुत फेमस है। कौन कौन से? एक होता है फर्स्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। एक कौन सा? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। दूसरा होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली। ये दो तरीके हैं, दोनों को समझा देंगे, एकदम निश्चित रहो। दो तरीके, पहले तो ये समझो कि दुनिया भर में चुनाव करवाने के दो तरीके होते हैं। कौन कौन से? पहला फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, नाम याद करो, फिर से बोलो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। हिंदी में बोलते हैं अग्रता ही विजेता, ये लिखा हुआ ना यहाँ पे, अग्रता ही विजेता। और दूसरा सिस्टम है जिसका नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली, यानी कि रेशनल या प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम। इंग्लिश में बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण प्रणाली को, ठीक है। तो ये पहले तो दो ध्यान कर लो कि दो तरीके होते हैं। अब इन दोनों तरीकों को समझना है। पहले अपन समझते हैं फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम को, और फिर समझेंगे आनुपातिक वाले को, ठीक है। मैं आपको कुछ डेटा वगैरह यहाँ पे छोटे से लिखूंगा, इस दर यहाँ पे, आप यहाँ पे देखना, ठीक है, और फिर समझना। देखो आप ध्यान से, अच्छा यहाँ पे क्या लिखूं मैं, अलग से एक फ्रेश पेज लेता हूँ और वहां पे फिर समझते हैं, ठीक है। देखो अब मैं थोड़ा फेमिलियर होगा, मुझे पहले मैं सोचता था कि यहाँ पे स्क्रीन पे क्या आ रहा है, बच्चे क्या सोचेंगे, अब मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं ऐसे ही चलते स्क्रीन में ही चेंज कर लिया करूंगा, ठीक है, जैसे टीचर यूज करते हैं ना वैसे। अब देखो अपन कुछ प्रोसेस समझते हैं। हम फर्स्ट द पोस्ट सिस्टम को समझ देंगे, फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम, ठीक, FPTF बोलते हैं, ठीक है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ठीक। अगरता ही विजेता बोलते क्या हिंदी में? अगरता ही विजेता, क्या बोलते हैं हिंदी में? अग्रता ही विजेता। अब देखो मैं आप एक कहानी समझता हूँ, इससे समझना, कहानियों से चीजें ज्यादा समझ में आएगी। आप खुद फिर उसको क्रिटिसाइज कर पाओगे, खुद उसमें से कुछ अपनी बातें निकाल पाओगे अगर आपने समझा है तो। अगर समझोगे नहीं तो फिर आपको उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे, फिर रटना पड़ेगा, भूल गए तो भूल गए, नहीं तो अगर समझी चीज होगी तो एग्जाम में खुद भी 2-4 पॉइंट बना लोगे। समझो ये प्रणाली होती क्या है, फिर मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ पे होती है, वो तो तथ्य है, याद कर लेना, ठीक है।
देखो समझो बात को। जैसे मान लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव चल रहा था, ठीक है। एक्स नाम का कोई एक निर्वाचन क्षेत्र है, एक्स नाम का। एक्स क्यों लेते हैं अपन, वाराणसी नाम ही लेते हैं। मान लो वाराणसी एक निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है। अब वाराणसी में चुनाव आए हुए हैं किसके, मतलब पूरे देश में चुनाव है, उसमें से एक वाराणसी है, उसमें भी लोकसभा के चुनाव है। और वाराणसी में जो सांसद के चुनाव के लिए जो खड़े हुए हैं, 5 लोग खड़े हो गए। कितने लोग? 5। एक का नाम है ए उम्मीदवार, दूसरे का नाम है बी उम्मीदवार, तीसरे का नाम है सी उम्मीदवार, चौथे का नाम है डी उम्मीदवार और पांचवे का नाम है ई उम्मीदवार। ठीक है, ध्यान से समझना बात को, ये लिखना नहीं है, ये रफ कॉपी में कर लेना, ये सिर्फ समझने वाली बात है। वाराणसी हमने एक निर्वाचन क्षेत्र ले लिया एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल है, कोई बच्चे समझेंगे कि ऐसा वास्तव में करना है, कुछ नहीं। अब हमने देखा कि यहां से मान लेते हैं 5 सांसद के लिए उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ऐसा होता ना, आप देखते कहीं कहीं पे 13-13 लोग खड़े हो जाते हैं, 15-15 लोग खड़े हो जाते हैं। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा। हम ऐसे मानते हैं कि वाराणसी के अंदर टोटल जो मत है, वोटर है, वो 100% है ना। आंकड़ा छोटा लेंगे प्रतिशत में तो चीजें आसान रहेगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, वाराणसी में टोटल जो अपने मतदाता है वो कितने प्रतिशत है? 100% है। ठीक है, 100% है। अब वोटिंग हुई, वोट होना शुरू हुआ, तो ये जो मत उम्मीदवार था, ये सारे उम्मीदवार है, क्या है? उम्मीदवार है, ये सारे उम्मीदवार है। ठीक है, अब ये जो उम्मीदवार है, इसको जितने वोट मिले, वो वोट मिले हैं 10%। कितने? 10%। यानी कि वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र था, वहां से 10% मतदाताओं ने ए को अपना एमपी के रूप में चुनना पसंद किया है, 10% लोगों ने। ठीक है, बी को 25% लोगों ने पसंद किया। कितने प्रतिशत लोगों ने? 25% लोगों ने। सी को 15% लोगों ने पसंद किया। कितने प्रतिशत लोगों ने? 15% लोगों ने। ठीक है, ओके। डी को 35% लोगों ने पसंद किया और एफ को 15% अगेन फिर से लोगों ने पसंद किया। एक अपन ऐसा हाइपोथेसिस डेटा लेके ऐसे ही वोट पड़ते हैं, और तो कितने पड़ेंगे? ठीक है, मतलब प्रतिशत की बात करेंगे, यही पड़ेंगे ना, कि मतलब ए को हो सकते हैं, ए तो कोई नॉर्मल था, मेरे जैसा बंदा खड़ा हो गया ऐसे ही कि चलो खड़ा होकर के देखते हैं क्या है, प्रचार वगैरह थोड़ा बहुत कर दिया, तो उसके आसपास वाले लोगों ने वोट दे दिए उसको, तो 10% वोट मिल गया उसको। फिर बी को 25% मिल गया, थोड़ा ठीक से प्रचार किया होगा। सी को उस थोड़े और कम मिले 15%। डी थोड़ा होगा मतलब एकदम बाहुबली, तो उसको 35% मिल गए और ई को मिल गए 15%। तो अब पहले मुझे ये बताओ, आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है, ताकि मैं समझूंगा आप कितना मेरी बातों को ध्यान से समझ रहे हो। कमेंट करना कंपलसरी है, ठीक है। कमेंट नहीं किए ना 2-4 दिन तक तो मैं क्लास से फिर बंद कर दूंगा। ठीक है, मतलब मुझे कुछ शौक नहीं कि कमेंट से मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, पैसे के लिए नहीं, मुझे यार कम से कम ये तो पता चले ना कि मेरे दोस्त मेरे साथ पढ़ रहे हैं, है ना। मुझे आप कुछ नहीं बोलोगे तो फिर कैसे? मैं स्कूल में पढ़ाना जाता हूँ, वहां पर भी बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, एकदम चुपचाप खड़े हैं, तो चुपचाप से फिर मुझे कुछ समझ में आएगा? ठीक है, तो 35, मुझे बताओ कि कौन सा व्यक्ति जीत जाएगा? तो आप कहेंगे सर इस आंकड़ों से ऐसा लग रहा है कि जो जिसको 35% वोट मिले, क्योंकि इसको सबसे अधिक मिले, इसको तो 10% है, इसको 25% है, इसको 15% है, इसको 15% है, सबसे अधिक इसको मिले, डी को मिले, तो सर ये विजयी है, ये जीतेगा, ये क्या हो जाएगा? विजयी हो जाएगा। और यही तो मैंने लिखा था कि अगरता ही विजेता, कि जो दौड़ में भागेगा और जो सबसे आगे निकल जाएगा वही जीतेगा। अग्रता का मतलब जो सबसे आगे आया, विजेता का मतलब जीत गया। और इंग्लिश में भी क्या है? फर्स्ट पोस्ट, फर्स्ट का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब स्थान, पोस्ट फर्स्ट फर्स्ट दे, सॉरी क्या लिखा हुआ था मैं भूल रहा खुद, फर्स्ट पास्ट दे पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट दे पोस्ट सिस्टम। अब ये शब्द कहाँ से आया हुआ? सब तो कोई होगा गणित वगैरह का, इसीलिए पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, इंग्लिश का शब्द है नहीं ये, मतलब इतना। ठीक है, अपन हिंदी वाला बढ़िया है, क्या लिखेंगे? अगरता ही विजेता। तो मुझे बताओ जो सबसे पहले आया वो जीता कि नहीं जीता? जीत गया। आप कहोगे सर इतनी बात तो मुझे पता थी, फिर क्या बताइए आपने? 2 चीजें हैं। पहला आपने समझ लिया ना कि इस प्रणाली का मतलब क्या है, कि जो भी व्यक्ति ज्यादा लेके आएगा, जो भी व्यक्ति ज्यादा वोट लेके आएगा वो जीत जाएगा। ठीक, इतनी क्लियर। लेकिन इसकी कुछ दिक्कतें हैं दोस्तों, अब यहां से समझना, यहां से जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो यहां से समझ में आएगा। मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ई, डी को छोड़ रहा हूं, इनों को कितने लोग चाह रहे थे? इन चारों को मिला के कितने लोग चाह रहे हैं? तो आप कहोगे सर इन चारों को मिलाओगे तो लगभग 65% लोग जो है, वाराणसी के 65% लोग है, वो इनको अपना बनाना, इनमें से किसी एक को बनाना चाह रहे थे।
ठीक है। और जो डी है इसको कितने लोग पसंद करते हैं? 35% लोग पसंद करते हैं। अब देखो, एक ऐसा व्यक्ति उस वाराणसी लोकसभा क्षेत्र का एमपी बन के चला गया जिसको वहां की निर्वाचन क्षेत्र के जनता का 65% लोग उसको पसंद ही नहीं करते हैं। 65%, आधे भी नहीं। इनकी एक ऐसा व्यक्ति उनके ऊपर शासन कर रहा है जिनमें से 65% लोग तो उसको पसंद नहीं करते हैं। तो क्या वो वास्तव में उस पूरे लोकसभा क्षेत्र का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है? नहीं। ये पीछे जो 65% बचे वो उनका कौन करेगा? क्योंकि इन्होंने तो इन लोगों ने तो अपना थोड़ी चुना था डी को, दूर दूर तक नहीं चुना इन्होंने तो। ये इस अग्रता ही विजेता जो प्रणाली है इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। अब आप इसमें से अब आप जितने नेगेटिव पॉइंट निकाल सकते हो उतने निकाल लो कि अगर ये है तो फिर इसका एक दिक्कत ये भी होगी, इससे अल्पसंख्यकों का रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अल्पसंख्यकों को थोड़ी यहाँ से मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा अल्पसंख्यकों का। मुझे बताओ, यहाँ पे एक ऐसा वर्ग जिसकी संख्या बहुत कम है, ये जीते कौन? हो सकता है कि इसके समाज के, ये मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, कोई एक्स कोई समुदाय है, एक्स कोई कम्युनिटी है, उसका ये व्यक्ति रहा हो, और हो सकता है कि वाराणसी के अंदर उस एक्स कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हों, इसलिए इसको वोट मिल गए, और ये फिर उन 35% लोगों का मिला हुआ। ये जो जीत के गया डी, इसको खुद को ही पता है कि मुझे वोट जो दिए 35% मेरे इलाके के लोगों ने दिए थे, इसके लिए मैं तो इनका ही कल्याण करूंगा, उनका क्यों करूंगा? तो बताओ मुझे, ये जो व्यक्ति है क्या उन अपने क्षेत्र के लोगों से न्याय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ये इसका एक, अब जो आपको आलोचना करने को बोले ना, बोलते ना कि चुनौतियां क्या है, अब यहाँ पे चुनौतियां बनाओ अपने मन से। जब आपको चीज समझ में आती है ना, तब आप उनकी चुनौतियां निकाल पाते हो। समझ में नहीं आएगी तो चुनौती के खाक बनाओगे। प्रॉब्लम तो पता ही नहीं है, इलाज देने बैठ गए। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एक तो बना लीजिए, ये अपने कहाँ कहाँ चलती है? ये अपने लोकसभा के इलेक्शन में चलती है। लोकसभा के इलेक्शन में यही चलती है। अब क्यों चलती है मैं समझा दूंगा अभी, कि अगर इतनी दिक्कत है तो फिर क्या देश के निर्माता को पता नहीं है, या फिर हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको पता नहीं था? पता तो सबको था, फिर इसको क्यों लागू की? बताऊंगा अभी कैसे नहीं लागू की। ठीक है, लोकसभा में होती है, दूसरी अपने विधानसभाओं में होती है, जो विधायकों का चुनाव होते हैं ना, तो विधानसभा में भी यही सेम चलती है। ठीक है, तो और अपने जो सरपंच वगैरह जो स्थानीय क्षेत्र पे होते हैं ना, स्थानीय लोकल बॉडी के जो स्थानीय गवर्नेंस होते हैं, उनके ऊपर जो चुनाव होते हैं उनमें भी यही प्रणाली चलती है। ठीक है, तो इतना पहले तो आप क्लियर कर लो। अब मैं, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये जो भी उतारना चाहे, वैसे है कुछ काम का नहीं, मैं समझाने के लिए था। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आया वो लिख लो और समझ आ जाएगी, नहीं तो वीडियो पीछे करके देख लो। अब इसको करते हैं साइड में। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया। अब अपन एक और दूसरी लेके आते हैं, समझो बात को। दूसरी विधि कौन बताई थी मैंने? आपको याद है अभी मैंने दूसरी विधि बताई थी? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। पहला इसका नाम क्या, नाम से समझाऊंगा, हाल ही में इसको पूरा नहीं समझाने वाला हूँ। पूरा कहाँ समझेंगे बताओ? राष्ट्रपति वाले टॉपिक में। अब मैं सिर्फ एक हिंट देने वाला हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व है। तो इसमें दो नाम थे, एक नाम तो था आनुपातिक प्रतिनिधित्व, दूसरा था एकल संक्रमणीय, सिंगल ट्रांसफरेबल, सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। ठीक, अब देखो इसका मतलब ये है, मैं अभी बहुत मतलब समझाऊंगा नहीं पूरा बिल्कुल भी, दो चीजें बताऊंगा। इसको समझाऊंगा कहाँ पे? राष्ट्रपति वाले चुनाव में, राष्ट्रपति वाला जब जो समझाऊंगा ना, वहां पे इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो इसका अनुपातिक, इसका मतलब इसको तो वर्ड का मतलब समझते हो ना। देखो शब्दों को तोड़ के अगर समझना सीखोगे ना तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। क्या लिखा हुआ है? प्रतिनिधित्व है। इसका मतलब कैसा प्रतिनिधित्व है? आगे विशेषण लिखा हुआ है, आगे बात लिखी हुई हमेशा क्या होती है? विशेषता। जैसे मैं लिख रहा हूं काला घोड़ा, मैंने एक शब्द लिखा काला घोड़ा, तो घोड़ा कैसा? काला। तो प्रतिनिधित्व कैसा? अनुपात में। कैसा? अनुपात में। अनुपात का मतलब, इसका मतलब सभी वर्गों को, ध्यान से सुनना, इस प्रणाली के अंदर सभी वर्गों को अनुपातिक रूप से, कैसे? आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है। ध्यान से सुनना बात को। यानी कि ये एक जो मैं अभी सेकंड वाला प्रोसेस है, इसके अंदर प्रोसेस का पूरा नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय। ये अलग अलग नहीं है, दोनों साथ में। मैं समझाने के लिए मैंने दूर दूर लिखे हैं। तो इसका मतलब पहली बात तो यहाँ पे समझो कि यहाँ पर जो भी प्रतिनिधित्व होगा वो क्या होगा? आनुपातिक रूप से सबका होगा। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसे 5 घर भी जिन्होंने किसी को वोट दिया था, उनका भी वहां पे प्रतिनिधित्व होगा।
चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, प्रतिनिधित्व जरूर होगा। इस सिस्टम को बनाई ऐसा है, कैसे मैं अभी बाद में जब समझाऊंगा ना तब इस प्रोसेस में समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे समझाने को मतलब है नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। बाकी मैं राष्ट्रपति वाले में पूरा समझा दूँ, क्योंकि वहां पे जरूरत भी पड़ेगी। ठीक है, इतना सब्र कर लीजिएगा। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा प्रतिनिधित्व है जिसके ना अनुपातिक रूप से सबका प्रतिनिधित्व होता है। इसका मतलब सभी वर्गों का होगा, सभी समुदायों का होगा, सबका होगा। ठीक, तो इसमें ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसमें कोटा फिक्स होता है। क्या होता है? कोटा फिक्स होता है। कोटा क्या होता है? फिक्स होता है कि एक व्यक्ति को कम से कम, ध्यान सुनना, इसमें अगर इस प्रणाली में अगर किसी को जीतना है, इस प्रणाली में अगर किसी को विजयी होना है, जीतना है, तो कम से कम जीतने वाले व्यक्ति को 50% +1 वोट लेके आना अनिवार्य है। ध्यान से सुनना, कितने? 50% +1 वोट। यहां पे देखो 35 वाला जीत गया था, लेकिन यहां पर 50% +1 वोट लेके आएगा तभी वो जीतेगा। लेकिन मजे की बात है कि इस सिस्टम के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव होते ही है, और हमेशा लगभग 90% लोगों का इस पे समर्थन रहता है। 90% राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं, उपराष्ट्रपति के जो इलेक्शन होते हैं, उनके अंदर एक अपवाद को छोड़ दे जो 1975 के आसपास हुआ था, उसके अलावा जितने भी चुनाव हुए हैं सब में लगभग राष्ट्रपति 90% वोट लेके जीते हैं। कितने प्रतिशत? 90% वोट लेके जीते हैं। इसका मतलब देश की पूरी जनता में से 90% लोग डायरेक्ट रूप से चाहते थे कि राष्ट्रपति हमारा यही व्यक्ति बने। मतलब हालांकि उनका इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, डायरेक्ट का मतलब उनके विधायकों के द्वारा, ठीक है, या उनके सांसदों के द्वारा। 90% लोग उनके फेवर में थे, 10% भी फेवर में ही थे। क्यों? क्योंकि उनके वोट भी क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर। इसीलिए नाम क्या लिखा? एकल संक्रमणीय। इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। सिंगल ट्रांसफरेबल, इसका मतलब अगर किसी एक ऐसे व्यक्ति को वोट आपने दिया जिनका विजय नहीं हो रहा था, तो उसके वोट ज्यादा वाले की तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं, पक्षांतरण हो जाते हैं, हस्तांतरण हो जाते हैं। इसके आपने हिंदी में 2-3 नाम सुने होंगे, एकल हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणीय। कुछ नहीं, इंग्लिश में एक ही वर्ड है, क्या? सिंगल ट्रांसफरेबल। क्या होता है अभी मैं नहीं समझाऊंगा, सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि एक मान लो 5 कैंडिडेट खड़े हुए थे, जैसे यहाँ पे समझो इधर, जैसे ये 10% वोट मिलेगा, इसको सबसे कम मिले, तो अब इसमें क्या होता है कि वरीयता दराई जाती है। जब भी वो वोटिंग होती है ना, तो लिस्ट के अंदर वरीयता होती है। जैसे मान लो एक एक पॉइंट में समझा रहा हूं, बाद में आगे समझूंगा। जैसे आपको वोट देना है इस वाले प्रोसेस में, एकल संक्रमण वाले में, ठीक है, तो कैसे होगा? आप वोट देने जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से एक एक लिस्टिंग होगी। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। ये उम्मीदवार है अपने, ठीक है। तो इनके नीचे एक लाइन होगी, इसमें आपको इनकी वरीयता क्रम लिखना होगा। अब आप वोट देने गए, तब आपको ऐसे भरना है कि मैं पहले नंबर पे तो डी को बनाना चाहता हूँ। पहली जो प्रायोरिटी है मेरी डी को है कि डी मेरा एमएलए बने। यदि मान लो डी नहीं बना, तो फिर बनना चाहिए मेरा सी। इसका मतलब मेरी दूसरी प्रायोरिटी, सॉरी, बी बनना चाहिए, तो दूसरी प्रायोरिटी मेरी बी है। मान लो बी भी नहीं बना मेरे मन से, तो फिर पांचों में अच्छा मेरे लिए ई है, तो तीसरी प्रायोरिटी मेरी इसलिए, और चौथी प्रायोरिटी मेरे लिए सी है, पांचवी मेरी ए है। ऐसे करके मैंने प्रायोरिटी, सबको प्रायोरिटी देना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अब हुआ क्या, मान लेते हैं कि एग्जाम जब भी वो सारे लोगों का वोटिंग हो गई, सबने वोट दे दिया, तो डी को मान लेते हैं कि सबसे कम वोट मिले। डी को मान लेते हैं कि सबसे कम मिले वोट ने 10% नहीं मिले। तो मुझे बताओ, आपने किसको, डी को बोला था ना पहले नंबर पर बनना, बट वो तो नहीं बन पाया, क्योंकि उसके पास में वोट मिले ही कितने टोटल? 10% ही मिले। मिलने कितने चाहिए? कम से कम 50% +1 कोटा मिलना चाहिए। इसका कोटा तो 10% वाली खत्म हो गया, इसका मतलब ये तो नहीं जीतेगा, लेकिन आपका वोट खराब नहीं जाएगा। अब आपने मुझे बताओ, पहली प्रायोरिटी किसको दी थी? डी को दी थी। दूसरी किसको दी थी? बी को दी थी। तो आपके वोट यहां से ट्रांसफर होकर कहां चले जाएंगे? बी के पास चले जाएंगे। यानी आपने जो ये वोट दिया था, ये बी वाले को चला जाएगा। इसका मतलब आपका वही वोट घूम के वहां जा रहा है। ये जो ट्रांसफर हुआ ना, इसी को बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल। और चूंकि अनुपात के अंदर विजयी होना जरूरी है, अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व मिलता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। अभी तक मैंने इसको पूरा समझाया नहीं है, बस हिंट दिया हूं। समझ में आया हो थोड़ा बहुत तो बढ़िया, नहीं तो आगे समझेंगे। अब अपन वापस जाते हैं और अपन अब समझते हैं क्या, कि आपने जहां पे वो वोटिंग प्रणाली छोड़ी थी उसकी तरफ, ठीक है।
यहाँ पे आते हैं। ओके, काफी पीछे चले जाएंगे रे, 1 मिनट दीजिए मुझे। ये तो हो ही गया था, अच्छा यहाँ पे था, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, अब देखो, फर्स्ट पास फर्स्ट सिस्टम। अब ये तो मैंने समझा ही दिया कि जो सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आया, जो सबसे ज्यादा वोट लेके आया वो जीतेगा। इसीलिए मैंने क्या लिख दिया, अगरता ही विजेता। और ये इसको हिंदी में बोलते हैं प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भी बोलते हैं, पर ये अच्छा शब्द नहीं, आप यही रखना अग्रता ही विजेता वाला, ठीक है। इंग्लिश में आप फर्स्ट पास द फर्स्ट सिस्टम भी लिख सकते हैं, वो भी सही रहेगा, हिंदी मतलब देवनागरी लिपि में, ठीक है। अब देखो, पहले तो ये वाली प्रणाली कहाँ कहाँ पे लागू होती है, तो एक तो लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, और आप यहाँ पे लिखना चाहो तो एक ये भी लिख सकते हो कि स्थानीय जो स्वशासन होता है, स्थानीय जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शन होते हैं, वहां पर भी यही चलती है, ठीक है। मैंने लिखना ही भूल गया, आप यहाँ पे लिख लेना, ऐड कर लेना। दूसरा, इसमें क्या होता है, अभी मैंने बताया था, क्या होता है बताओ, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वही विजयी होता है, तो मैंने लिख दिया, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलेंगे वही क्या होगा, विजयी होगा। इसका मतलब एक यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल मेजोरिटी चाहिए जीतने के लिए। इस प्रणाली में सिंपल मेजोरिटी चाहिए, यानी कि सामान्य बहुमत चाहिए, कि जो भी वोट दे रहे थे उसमें सबसे ज्यादा किसके पास में है। 100% लोगों ने वोट दिया था, सबसे ज्यादा 35% डी के पास थे, इसका मतलब सिंपल मेजोरिटी हो गई ना, वो जीत जाएगा। सिंपल मेजोरिटी यही होती है कि जिसको भी 7 वालों को मिले उसमें सबसे अधिक किसकी है, उसको जिता दो। तो ये जो काम करता है फर्स्ट पास द फर्स्ट सिस्टम प्रणाली, ये सिंपल मेजोरिटी पर काम करती है, जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। तीसरा, इसमें हम कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों का या निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। ये तो बात मैंने अभी समझाई थी ना, कि 35% ही उसके मतलब चाहते थे, 65% तो थे ही नहीं, तो फिर वो सभी अल्पसंख्यकों का या फिर निर्वाचन क्षेत्र के सभी लोगों का कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये इसका एक कमी हो गई। तो अगर आपको बोलना हो कि इसके चुनाव में कमियां क्या है, तो ये कमियां गिना दो, 2-3 कमियां आप खुद सोच लो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट फॉर द फर्स्ट सिस्टम प्रणाली। ये किस में लागू होता है, लोकसभा में और विधानसभा में और स्थानीय स्वशासन के चुनाव में, ठीक है। अब आपको पढ़ना है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली, ठीक है। अब ये होती कहाँ कहाँ पे है, एक तो होती है राज्यसभा में, कहाँ कहाँ पे, राज्यसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं विधानसभाओं के सदस्यों में से, सॉरी विधानसभा के सदस्य उसमें वोटिंग में भाग लेते हैं, और जो राज्यसभा के सदस्य चुन के आते हैं वो कौन से प्रणाली से चुनते हैं, इस प्रणाली से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय प्रणाली से चुनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एकमात्र राज्यसभा ऐसा वोटिंग है, ध्यान से सुनना फिर से, एकमात्र राज्यसभा में ऐसी वोटिंग प्रणाली है जो है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली, लेकिन वहां पर जो वोटिंग होती है वो खुला मतदान प्रणाली होती है। क्या होती है, खुला मतदान प्रणाली होती है। लिखा ऊपर दिख रहा है यहाँ पे, एकमात्र राज्यसभा में क्या होती है, खुली मतदान प्रणाली होती है। अब खुली मतदान प्रणाली क्यों होती है, ठीक है, ये अब हम राज्यसभा वाला टॉपिक समझेंगे ना, तब वहां पे समझा दूंगा, ठीक है। बाकी सब जगह क्या होती है, गुप्त मतदान प्रणाली होती है। आपने नाम सुना होगा कि राष्ट्रपति में जो प्रणाली होता है उसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं गुप्त एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है, ऐसा गुप्त लिखा होगा। गुप्त का मतलब वोट जो देते हैं ना वो किसी को दिखाते नहीं है, सीक्रेट रखते हैं, ठीक है। खुले का मतलब ओपन कर देते हैं कि सबको दिखा सकते हैं पर्ची की, मैंने इसको दिया है देख ले। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं समझाऊंगा बाद में, अभी सिर्फ आप ध्यान रखो कि राज्यसभा एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं खुली मतदान वाली एकल संक्रमण प्रणाली होती है, ठीक है। उसके अलावा विधान परिषद में भी यही सेम प्रणाली होती है, मतलब खुली नहीं, ये वाली प्रणाली मतलब खाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण है, ठीक। फिर राष्ट्रपति में होती है, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में होती है। मैं यहाँ से देखो आपको थीम दे रहा हूँ कि अगर पूछे कि राष्ट्रपति में कौन से इलेक्शन प्रोसेस होता है, तो यही वाला होता है। प्रश्न पूछा हुआ है 2023 के पेपर में, 2023 का जो पेपर हुआ था, जो कि 2022 में आई थिंक राष्ट्रपति के चुनाव हुए, और 2023 में प्रश्न पूछा राष्ट्रपति से इलेक्शन से संबंधित, जाके देख लेना। तो मैं यहीं से बता रहा हूँ, उपराष्ट्रपति में भी कौन सा होता है, यही सेम होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय प्रणाली वाला, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने बोला था ना, इसमें निश्चित कोटा लेना आना पड़ी होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि न्यूनतम 50% प्लस कोटा लेना अनिवार्य है, कि कम से कम आधी जनसंख्या तो आपके समर्थन में होनी ही चाहिए, कंपलसरी है, ठीक। फिर अगर मुझे बताओ, मैंने अभी बताया था कि ये तो सभी वर्गों का आनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व करता है, तो फिर लिखा हुआ ना कि सभी वर्गों एवं दलों का, दलों मतलब पार्टीज का प्रतिनिधित्व करता है, किसके अनुपात में, संख्या के अनुपात में।
जिस वर्ग की संख्या ज़्यादा है उसका प्रतिनिधित्व ज़्यादा है, जिसकी संख्या कम है उसका प्रतिनिधित्व कम है। ये ऐसा सिस्टम बना है, बढ़िया तरीका है एकदम। ठीक है, फिर अंत में लिखिए कि अल्पसंख्यक और जो सामूहिक हित होते हैं उनको भी क्या देती है, वृद्धि करता है, उसकी भी बढ़ाता है, उसको भी पुश करता है। क्योंकि अगर अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होगा, उनके समूहों का प्रतिनिधित्व होगा सामूहिक हित का, क्योंकि साथ में ना सभी दलों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो उसको वो बढ़ावा देता है। तो इसकी ये अच्छी बात है, किसकी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर इतनी बढ़िया है तो फिर लोकसभा में क्यों नहीं यूज कर लेगी। अब इसके समझो कि क्यों यूज नहीं किया हमने लोकसभा में। तो इसकी वजह यह है कि इसके दोष क्या है, देखो मैंने यहाँ पे दोष लिखे हुए हैं। पहली, खर्चीली विधि है। क्या है, खर्चीली, ये आपके लक्ष्मीकांत लिखा हुआ है। खर्चीली, बहुत ही महंगी है, इसमें करवाने में बहुत पैसा खर्च होता है। दूसरा, इसमें उपचुनाव संभव नहीं होते हैं। उपचुनाव का मतलब, मान लेते इसमें है ना, देखो पहले आपको इस प्रोसेस से ही पता चल रहा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे व्यक्ति एक साथ में चाहिए, और देश पूरे का अगर रिप्रेजेंटेशन लेना है तो सभी चुनाव एक साथ में होने अनिवार्य है। इस प्रणाली की ये खूबसूरती है, या कह सकते हैं दोष भी कह सकते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाला है ना, इसकी एक ये है कि इसमें अगर आपको ठीक से इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सभी क्षेत्रों का चुनाव एक साथ में होना अनिवार्य है। उपचुनाव का मतलब तो होता है कि एक ऐसी सीट जहां पे कोई व्यक्ति जीता था, बाद में हो सकता है उसकी मृत्यु हो गई हो, या फिर जैसे मान लो वाराणसी है, अब वाराणसी से, हालांकि नाम नहीं लेता हूं, सही नहीं रहेगा नाम, कि मैं बोलो मर जाएगा फिर कोई उसके चाहते मेरे पीछे भागेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई एक्स नाम का कोई सांसद क्षेत्र है, ठीक है, वहां से कोई व्यक्ति है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के चुन के गया, इसी प्रोसेस से चल के गया, मान लेते हैं फर्स्ट फास्ट वाली सिस्टम से, ठीक है, सॉरी अनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले से जीत के चला गया। अब हुआ क्या है कि वो जैसे ही वहां पे गया कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। अब इलेक्शन तो फिर से करवाना पड़ेगा। तो जो फिर से इलेक्शन होता है ना, चाहे वो मृत्यु की वजह से हो जाए, चाहे वो पद त्याग की वजह से हो जाए, चाहे वो अयोग्यता की वजह से हो, किसी भी कारण से अगर किसी भी विधानसभा क्षेत्र में या किसी भी लोकसभा क्षेत्र में फिर से इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन को बोलते हैं उपचुनाव। क्या बोलते हैं, उपचुनाव। अब इस प्रणाली में वो उपचुनाव संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर फिर से इस प्रोसेस को पूरा ठीक से अप्लाई करना है तो एक साथ में चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। अब हमारा लोकसभा की जगह कंडीशन देखो, लोकसभा कंडीशन देखो एक बार ठीक से। लोकसभा तो कभी भी भंग होता रहता है, कभी कोई मेंबर चला गया, कभी कोई चला गया, कभी केस हो जाएगा, तो अगर फिर तो वहां पे कभी करवा ही नहीं पाएंगे अनुपति वाली, तो एक दिक्कत वो थी। अब आप बोलोगे फिर से राज्यसभा में कैसे हो गया, आपको पता होगा राज्यसभा को विघटन नहीं होता है, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। लोकसभा का विघटन हो जाता है कभी भी, प्रधानमंत्री की कहते हैं तो राष्ट्रपति कर देते हैं। तो अगर वहां पे वो परमानेंट है राज्यसभा, तो इसका मतलब फिर एक साथ में चुनाव होंगे, एक साथ जब चुनाव होंगे तो फिर कर लो ये प्रणाली, तो फिर करिए भी। ये तो दो काम हो गए, दोष के दोष हो गए। तीसरी बात ये है कि ये जो प्रणाली है ना, ये जो मैंने बोली अभी कि प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको आपको पता है, मुझे बताओ मुझे आप खुद बताना। अभी मैंने आपको दो प्रणाली बताई, एक बताई थी फर्स्ट सिस्टम वाली, और दूसरी समझाई अनुपातिक वाली। इजी कौन सी लगी, पहली वाली लगी ना, फर्स्ट के उसमें सर जिसको ज्यादा आए वो जीत गया, सिंपल सी बात है। मैंने जिसको दिया था उसी को चला गया मेरा वोट, मैं भी खुश वो भी खुश। ठीक है, कहने का मतलब समझने में इजी है। दूसरी वाली जब मैंने आपके समझाई तो आपके भी दिमाग की थोड़ी सी, अभी मैंने समझाई कहाँ है, जिस दिन समझाऊंगा ना तो दिमाग का दही हो जाएगा। हालांकि मैं इतना खुद पे कॉन्फिडेंट हूँ ठीक समझा दूंगा, बट समझने में बड़ा गणित चाहिए। जब आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को आज ही समझ में आने में मुश्किल हो रही है, तो 1951 में जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे 52 में, तब हमारे देश की लिटरेसिटी तो बहुत ही मरी हुई थी, सब लोग अनपढ़ हुए थे, तब वो इस प्रोसेस को कैसे समझते, ये भी तो एक दिक्कत है ना। तो चूंकि हमारे देश की जनसंख्या आधे से अधिक इलिटरल थी, असाक्षर थी, और ये प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संकरण वाली बहुत ही टफ है, इसका प्रोसेस बहुत टफ है, वो समझ नहीं पाते, इसलिए हमने फर्स्ट वाली सिस्टम को अप्लाई किया। तो ये तीन कारण और बता दी। चौथा वाला है, इसमें क्या होता है, ये जो मैंने अभी बताया, इसके अंदर मतदाताओं एवं प्रतिनिधियों के बीच में क्या होती है, आत्मीयता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों होती है आत्मीयता, बताओ क्या बोल रहा है, कि जो मत देने वाले हैं, जो वोटर्स है वो, और आपका जो प्रतिनिधि था जिसको आपने वोट दिया था, उनके बीच में आत्मीयता, आत्मीयता का मतलब आपस में जो नजदीकी है, आपस में जो भाई मतलब एकदम प्रेम भाव वाला भाव है वो कम हो जाता है उसके प्रति। मतलब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, इस प्रणाली से अगर मैं बात कर रहा हूँ अनुपाति वाली में, कि अगर मान लो आपने राहुल गांधी को मान लो वोट आपने दिया कि मेरा ये बनना चाहिए सांसद, ठीक है,
लेकिन हो सकता है किसी वजह से उनको मेजोरिटी नहीं मिली, क्योंकि या तो मेजोरिटी आनी अनिवार्य है, मतलब वो कोटा करना अनिवार्य है, वो हो सकता है उनको कोटा पूरा नहीं हुआ, तो आपका जो वोट था ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपने दिया किसी को था, चला कहीं और गया, तो आपका वो तो ट्रांसफर हो गया ना, कहीं और मिल गया। तो आपने जिस प्रतिनिधि को वोट दिया था उसके बीच में आपका थोड़ा आत्मीयता का भाव कम ही हुआ ना, कि मैंने वोट जिसको दिया था वहां तो रहा ही नहीं, वो तो किसी और को चला गया। और ऐसा होता है, अभी जब समझाऊं ना पता चला गया कि अगर आपने जिसको दिया उसको कोटा पूरा नहीं हुआ तो फिर वो वोट किसी और को चला जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से इसमें मतदाताओं के और प्रतिनिधियों के बीच में क्या होती है, आत्मीयता की भाव जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तीसरा इसमें, चौथा इसमें यह है कि इसमें पार्टी का महत्व अधिक होता है, मतदाता का महत्व कम होता है। क्यों? इसमें वो व्यक्ति नहीं जीतता है जिसको मतदाता वोट देता है, इसमें वो व्यक्ति जीतता है जिसकी पार्टी के पास में बहुमत ज्यादा होता है। कैसे? क्योंकि इसमें पार्टियां मान लो 3-4 पार्टी है, उनकी अच्छी बॉन्डिंग्स है, तो फिर वो वोट जो होते हैं अपनी तरफ ट्रांसफर करवा लेते हैं, वो मतलब उनका जो कुछ ऐसे कुछ अंदर धांधली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, धांधली नहीं होती उसमें, लेकिन पार्टियां मान लो संगठन में साथ में आ गई तो फिर वोट देंगे, तो उस तरह से अपन एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाएंगे ना गठबंधन वालों में। ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं समझाऊंगा ना तब समझ में आएगी ठीक से बात, कि पार्टी का महत्व कैसे ज्यादा है। तो अभी आप सिर्फ ये ज्यादा का मतलब मैंने ये ग्रेटर देने वाला किया हुआ ना, ये वाला बस ध्यान रखना कि इसमें पार्टी का महत्व ज्यादा होता है, मतदाता का महत्व कम होता है। तो फिर हमें तो मतदाता महत्व चाहिए ना लोकतंत्र में, तो पार्टी का महत्व थोड़ी चाहिए। इस वजह से भी ये इसके 4 दोष है, मैंने लिखवा दी, एग्जाम में आया तो लिख देना, समझ में बाकी वाले आगे होंगे। चौथा वाला पॉइंट नहीं समझ में आया होगा, इसको हम जब ये पूरी प्रणाली समझेंगे तब वहां पे इसको समझा दूंगा। ठीक है, अब मैंने एक नोट बना के लिखा है STVPR। STVPR कुछ नहीं, उसी का फॉर्म है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। उसी का इंग्लिश में मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, मैं कौन बार बार बड़ा बड़ा लिखेगा। ठीक है, मैं बहुत आलसी हूँ। तो STVPR इनकी जो अनुपातिक सिंगल एकल मतलब हस्तांतरण वाली प्रणाली है, उस विधि को लोकसभा और विधानसभा में नहीं अपनाने का कारण क्या था? अभी मैंने बता दिया ना कि लोकसभा के इलेक्शन में और विधानसभाओं में इस वाली प्रणाली क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि एक तो ये जटिल है, दूसरी खर्चीली है। जटिल क्यों थी? क्योंकि जनता शिक्षित नहीं थी, कम थी। दूसरा, इसके अंदर संसदीय अस्थिरता होती है, हमारे यहाँ पे तो संसदीय प्रणाली है, और संसदीय प्रणाली में स्थिर नहीं होती, गवर्नमेंट इनस्टेबल होती है। तो इसका मतलब फिर बहुदलीय व्यवस्था के कारण हमारे यहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है, और संसदीय प्रणाली इस वजह से हमारी संसद क्या नहीं रहती है, स्थिर नहीं रहती है, अस्थिर रहती है। और जब अस्थिर रहेगी इसका मतलब उपचुनाव संभव नहीं है, तो फिर इसी वजह से इसको मतलब आप यहाँ पे लिख सकते थे उपचुनाव जो है वो संभव नहीं होते, इस वजह से ये हमारे यहाँ पे अप्लाई नहीं किया गया लोकसभा में और विधानसभाओं में। आई थिंक मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। ठीक है, फिर आपको अब पढ़नी है दोनों सदनों की अवधि कितनी है, वो समझा देता हूँ, या फिर इसको कल पढ़े। आई थिंक इसको कल पढ़ते हैं ना, मतलब आप इसको देख लेना, मैंने नोट्स तो काफ़ी बना के रखे थे यहाँ पे, बहुत सारे लेके आया हूँ आज आपके लिए, बहुत कुछ लेके आया था। ठीक है, ठीक है, इसको अपन कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब यार बहुत रात हो गई है, मतलब मैं आंखें अब मेरी जल रही पूरी, फिर मैं कुछ उल्टा पढ़ा दूंगा, फिर आप बोलोगे कि सर उल्टा बना दिया। ठीक है, तो थोड़ा पढ़ते हैं पर अच्छा पढ़ते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपके लिए थोड़ी मतलब सफलता की तरफ ज़्यादा कुछ एक कदम आपको आगे बढ़ाने के लिए कामयाब रही होगी। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।